Hello friends. Let's come to the I think fourth lecture of PT 365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट। तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पार्ट भी मैं साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर रही हूँ। तो उसका फर्स्ट लेक्चर मैं आज आपको भेजूंगी, अपलोड करूँगी। तो उसके साथ साथ सबसे पहले हेल्थ और वैक्सीन्स वाला जो टॉपिक है, कोविड वाला हम ख़त्म करते हैं। उसके बाद जो है, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन्स जो है ये पहला टॉपिक है। तो रिसेंटली ये इसलिए न्यूज़ में है कि जाइडस कैडिला जो है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिन्होंने अभी इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल रिसीव किया है। जाई कोविड डी एक ये वैक्सीन है जो कोविड के अगेंस्ट यूज़ की जाती है। ये जो है इसका इमरजेंसी यूज़ बोल दिया गया है। तो मोर ऑन न्यूज़ की बात करें तो दिस वुड बी वर्ल्ड का पहला डीएनए वैक्सीन है जो कि कोविड-19 के अगेंस्ट यूज़ किया जाएगा। बोथ आरएनए और डीएनए जो है ये टाइप्स हैं न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन्स के। तो जाई कोविड डी जो है ये पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड कोविड वैक्सीन है जो कि डेवलप किया है इन पार्टनरशिप विद डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर मिशन कोविड सुरक्षा। डीएनए बेस्ड वैक्सीन जो है वो एडमिनिस्टर किया जाएगा विदाउट अ नीडल। ये बिना नीडल के एडमिनिस्टर मतलब बॉडी में लगाया जाएगा। इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू एडल्ट्स को भी दिया जाएगा एज वेल एज दोज 12 एंड अबव। अगर वो 12 साल से ऊपर है उनको भी दिया जाएगा। ओके, सो जाइडस कैडिला ने अभी इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल जो है जाई कोविड डी वैक्सीन का रिसीव कर लिया है। अब अगर हम बताएं तो 3 मेन अप्रोचेस होती हैं किसी भी वैक्सीन को बनाने की। पहला तो है कि पहला हम पूरा वायरस और बैक्टीरिया यूज़ करें जो बैक्टीरिया और जो वायरस आपके बॉडी को अटैक किया है। फॉर एग्जांपल कोविड अटैक किया है तो कोविड का ही वायरस हम क्यों ना यूज़ करके हम पूरा जो है होल ये वैक्सीन बनाएं, ठीक है, पूरा वायरस यूज़ करके। फिर एक मेथड है कि हम सिर्फ जेनेटिक मटेरियल यूज़ करके बना सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको एक स्मॉल अमाउंट जो स्मॉल जेनेटिक मटेरियल होता है उसको यूज़ करके हम वैक्सीन बना सकते हैं। दूसरा है पार्ट्स दैट्स ट्रिगर द इम्यून सिस्टम। वो पार्ट्स लेके जो हमारे इम्यून सिस्टम को कहीं ना कहीं बढ़ाते हैं तो उस पार्ट को लेकर हम जो है वैक्सीन बना सकते हैं। तो इस टाइप से 3 मेन अप्रोचेस है वैक्सीन बनाने की, ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन की बात करें तो ये क्या होती है, इसमें क्या होता है कि हम जो है वीकेंड फॉर्म जो होता है वायरस और बैक्टीरिया का वो बॉडी में इंजेक्ट ना करके हम न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस का, जो भी वायरस हमको डिसीज़ कॉज करता है उसका जेनेटिक मटेरियल को यूज़ करके हम जो है हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकते हैं अगेंस्ट अ वायरस, ठीक है। तो इसमें क्या है, न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन में एक चीज़ याद रख लीजिए कि न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन में जो है हम वीकेंड फॉर्म ऑफ वायरस नहीं लेते हैं, हम उसका एक जेनेटिक मटीरियल लेते हैं उस वायरस का और उसके बाद हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्स करता है उस वायरस के अगेंस्ट। तो वो हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन। अब ये इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है जो कि हमको वायरस जो भी एंटीजन है, हमारा वायरस क्या हो गया एंटीजन, जो भी हमारी बॉडी को एंटीजन इफेक्ट करता है तो उसके लिए हमारी एंटीबॉडीज़ रिस्पॉन्स करने लगती हैं। अब डिपेंडिंग ऑन द वैक्सीन अगर बात करें तो जेनेटिक मटेरियल 2 टाइप के होते हैं, आपको पता होना चाहिए, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए और आरएनए जो है वो इंस्ट्रक्शन है, हमारे सेल को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है कि हमारा सेल जो है वो प्रोटीन बनाए। इन आर सेल्स अगर बताएं तो डीएनए जो है पहले मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होता है मैसेंजर आरएनए के थ्रू, और फिर उसके बाद उसके ब्लूप्रिंट बनते हैं ट्रांसफ़र आरएनए के थ्रू, और उसके बाद स्पेसिफिक जो भी स्पेसिफिक प्रोटीन है वो बनाते हैं। तो वो हो गया हमारा डीएनए और आरएनए, ठीक है। तो अब मैसेंजर आरएनए जो है वो हमारे सेल को ये बताता है कि कैसे हमारा सेल जो है, हमारा जो बॉडी का सेल है वो हमारा प्रोटीन बनाएगा जो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा इनसाइड ए ह्यूमन बॉडीज़। अब ट्रांसक्रिप्टोम जो है एक प्रोसेस होता है जो जिसका मतलब है कि फुल रेंज जो मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स का होता है जो भी हम जीन से एक्सप्रेस्ड करते हैं ऑर्गेनिज्म के, तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्टोम। अगर ट्रांसक्रिप्टोम क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब है कि बहुत सारे मैसेंजर आरएनए एक साथ मिलके मॉलिक्यूल्स जो है उनको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्टोम। ओके, अब इन केस ऑफ डीएनए वैक्सीन की अगर बात करें तो पीस ऑफ डीएनए जो है हमारे जो भी हम डीएनए वैक्सीन की अगर बात करें तो डीएनए जो है जिससे भी जो भी एंटीजन का डीएनए है, ठीक है, उसको हम लेते हैं, वो पहले हम बैक्टीरियल प्लाज्मिड में इंसर्ट करते हैं। अब प्लाज्मिड क्या होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जाना। तो प्लाज्मिड एक स्मॉल और सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि बैक्टीरिया और अदर सेल्स में मिलता है हमको। तो प्लाज्मिड क्या होता है, एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो हमको बैक्टीरिया और अदर सेल्स में मिलता है, और वो बहुत
कम जो नंबर ऑफ जीन्स होते हैं उनको कैरी करता है, जो कि हमारे कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस होते हैं। अब डीएनए प्लाज्मिड जो है वो एंटीजन जो कैरी करता है उसको हम यूजुअली इंजेक्ट करते हैं हमारे मसल्स में, और फिर उसके बाद वो सेल्स में जाता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजीज लाइक इलेक्ट्रोपोरेशन की टेक्नोलॉजी से हमारे मसल्स तक पहुंचता है। अब आरएनए जो वैक्सीन है, ये तो हो गई हमारी डीएनए वैक्सीन की बात। अगर डीएनए वैक्सीन है तो एक पीस हमने वायरस का लिया, डीएनए लिया, जो भी एंटीजन है, मतलब जो भी एंटीजन है उसका डीएनए लिया, उसको बाद हमने अपनी मसल्स में इंजेक्ट किया, उसके बाद वो सेल्स में जाता है थ्रू प्रोसेस लाइक इलेक्ट्रोपोरेशन। तो ये हो गया हमारा डीएनए वैक्सीन। अब आरएनए वैक्सीन की बात करें तो आरएनए वैक्सीन भी हमारे एंटीजन के लिए एनकोड करता है ऑफ इंटरेस्ट इन मैसेंजर आरएनए। आरएनए जो है वो इंजेक्ट खुद ही हो जाता है इटसेल्फ बाई इटसेल्फ एनकैप्सुलेटेड विथ इन नैनो पार्टिकल्स और ड्रिवन इनटू सेल यूजिंग सम ऑफ द सेम टेक्निक्स जो कि हमारी डीएनए के लिए यूज होती है। तो डीएनए वैक्सीन के लिए जो भी टेक्निक्स यूज होती है जैसे कि इलेक्ट्रोपोरेशन, वैसे ही आरएनए के जो है वो आरएनए जो वैक्सीन है वो भी सेल्स तक पहुंच जाती है। अनलाइक मैसेंजर आरएनए की अगर बात करें, मैसेंजर आरएनए जो वैक्सीन होती है, डीएनए बेस्ड वैक्सीन जो होती हैं उनके लिए कोई अल्ट्रा स्टोरेज कोल्ड सिस्टम रिक्वायर्ड ज़रूरत नहीं है कि मतलब उनको कोल्ड क्लाइमेट में ही रखना है, कोल्ड स्टोरेज में ही रखना है, और ये जो है बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं। ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन को हमको कोल्ड स्टोरेज में ही रखना पड़ता है और ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होते। तो मैसेंजर आरएनए जो है ये पिछली बार मैंने PT 365 में पढ़ाया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो प्लीज़ आप जाके पढ़िए। बच्चों को समझ में नहीं आता कि मैंने कहाँ पढ़ाया, तो मैं बता दे रही हूँ कि PT 365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो वाला पार्ट है उसमें आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने मैसेंजर आरएनए वैक्सीन पढ़ाया है जो ठीक है, तो उसमें जाके मैसेंजर आरएनए वैक्सीन पढ़िए। तो अनलाइक मैसेंजर आरएनए डीएनए जो है वैक्सीन जो है वो अल्ट्रा कोल्ड स्टोरेज रिक्वायर नहीं होता के लिए, और ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। ओके, तो ये हो गई हमारी डीएनए वैक्सीन्स। और ये अब एडवांटेजेस हम पढ़ लेते हैं न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन की। तो सेफ और नॉन इन्फेक्शियस होती है क्योंकि हम वायरस का पूरा फॉर्म मतलब एक जेनेटिक मटेरियल यूज़ करते हैं, और ये पैथोजन पार्टिकल से नहीं बनी होती और इनएक्टिवेटेड पैथोजन से नहीं बनी होती, इसलिए ज़्यादा सेफ होती है। ठीक है, और ये जनरेट करती है स्ट्रॉन्गर टाइप ऑफ इम्यूनिटी जो कि ट्रेडिशनल वैक्सीन उतना ज़्यादा नहीं वो करती, और कैन बी प्रोड्यूस्ड ज़्यादा जल्दी प्रोड्यूस की जाती है एज दे डोंट रिक्वायर अ होस्ट फॉर ग्रोथ। ठीक है, तो ग्रोथ के लिए होस्ट की ज़रूरत नहीं है। एग्स और बैक्टीरिया वगैरह एग्जाम्पल हो गए, तो ये जो है ज़्यादा जल्दी प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो ये हो गई हमारी न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन्स। ठीक है, अब अदर अप्रोचेस टू मेक वैक्सीन्स की अगर बात करें तो होल माइक्रोब अप्रोच होती है एक, और एक होती है सब यूनिट अप्रोच। अब होल माइक्रोब अप्रोच की अगर बात करें तो पहली है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो है जो भी हमको वायरस और बैक्टीरिया हमको डिसीज़ हमको दे रहा है, तो वो उसका जो इनएक्टिवेटिंग उसको किल करेंगे। और देखो क्या होता है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बाय टेकिंग द डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया और वन वेरी सिमिलर टू इट एंड इनएक्टिवेट और किलिंग इट यूजिंग केमिकल्स, हीट और रेडिएशन। तो क्या करते हैं, जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है उसमें हम जो भी वायरस और जो भी बैक्टीरिया हमको कॉज कर रहा है, हमको डिसीज़ पहुंचा रहा है, तो हम उस वायरस का इनएक्टिवेटेड मतलब उस वायरस का कोई भी जीन लेंगे और उसको इनएक्टिवेट कर देंगे और उसको किल कर देंगे उस बाय यूजिंग केमिकल और हीट और रेडिएशन। उसके बाद जो है हम बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसके रिस्पॉन्स करेगा। अब ये क्या है, ये हम फ्लू और पोलियो वैक्सीन को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। बहुत रीजनेबल स्केल में जो है ये वैक्सीन्स मैन्युफैक्चर्ड होती हैं। इनके लिए एक स्पेशल लेबोरेटरी फैसिलिटीज़ रिक्वायर है कि वायरस और बैक्टीरिया जो है वो सेफली ग्रो कर पाए और रिलेटिवली लॉन्ग प्रोडक्शन टाइम हो, और ये इनके जो है 2 to 3 डोजेस जो है दिए जाते हैं किसी भी पर्सन को। तो ये हो गए इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड मतलब इनएक्टिवेट और किलिंग इट। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन की बात बताएं तो ये जो है लिविंग जो वीकेंड फॉर्म ऑफ वायरस होता है, मतलब लिविंग जो मतलब वायरस का हम किल नहीं करते, हम वायरस को लेते हैं, उसका लिविंग फॉर्म ही यूज़ करते हैं, वीकेंड फॉर्म ऑफ वायरस। और ये मतलब ये एग्जाम्पल्स किस में यूज़ किया जाता है, मियासल्स हो गए, मम्स हो गए, रुबेला वैक्सीन्स हो गई। और वैक्सीन्स जो है ये सूटेबल नहीं होती अगर किसी पर्सन की इम्यून सिस्टम बहुत ही ख़राब है, तो उनके लिए ये वैक्सीन सूटेबल नहीं होती। ऑब्वियसली क्यों नहीं सूटेबल होगी, क्योंकि लिविंग फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं वायरस का। ओके, फिर आते हैं वायरल वेक्टर वैक्सीन। ये जो है सेफ वायरस को यूज़ करती हैं टू डिलीवर स्पेसिफिक सब पार्ट कॉल प्रोटीन। ठीक है, उसका प्रोटीन को डिलीवर करती हैं ऑफ द जर्म ऑफ इंटरेस्ट, सो दैट ये हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेगा विदाउट कॉजिंग डिसीज, बिना डिसीज कॉज करे।
इसका एडवांटेज यही है कि यह जो है स्ट्रॉन्ग सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स जो है हमारी टी सेल्स करती हैं उनको स्ट्रॉन्ग करेगा, एज वेल एज प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज बाय बी सेल। तो टी और बी सेल्स मैंने बता दिया कि ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती हैं, इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जब मैंने फर्स्ट लेक्चर में बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाया था तो उसमें मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक है। अब इबोला वैक्सीन जो है वो वायरल वेक्टर वैक्सीन है और टिपिकली ये जो है बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है। ओके, अब आते हैं सब यूनिट अप्रोच की बात करें तो ये क्या है, बहुत स्पेसिफिक पार्ट जो होता है वायरस और बैक्टीरिया का उसी को यूज़ करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, जैसे कि प्रोटीन हो गया, शुगर्स हो गए। और ये मोस्ट ऑफ द वैक्सीन जो है ये चाइल्डहुड शेड्यूल और के लिए यूज़ की जाती हैं, प्रोटेक्टिंग पीपल फ्रॉम डिसीज सच एज वूपिंग कफ, टेटनस, डायप्थेरिया, ठीक है। तो इन सब के लिए जो है हमारी सब यूनिट अप्रोच यूज़ की जाती है, ये टाइप की वैक्सीन यूज़ की जाती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी वैक्सीन। अब हम आते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो आरएनए डीएनए पढ़ लिया हमने न्यूक्लिक एसिड की जो वैक्सीन होती है, एक डीएनए वैक्सीन होती है, एक आरएनए वैक्सीन होती है। अब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए होता क्या है, डीएनए और आरएनए होता क्या है, तो ये दो मेन टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो हमारे किसी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और रीड करते हैं कि जो हमारी पूरी लाइफ को चलाते हैं। तो 3 टाइप्स के आरएनए होते हैं। सबसे पहले इससे पहले हम डीएनए और आरएनए पढ़ लेते हैं क्या होता है। ये भी मैंने PT 365 का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने डीएनए और आरएनए आपको पढ़ाया है। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो आरएनए और डीएनए अगर बात बताएं तो राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है। अब आरएनए जो है, डीएनए क्या करता है, जो भी हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, हमारे जीन्स हैं, उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को रेप्लिकेट करता है, स्टोर करता है। और ये ब्लूप्रिंट है हमारे सारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। जो भी हमारे बॉडी में डीएनए होते हैं वो सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं। अब राइबोन्यूक्लिक एसिड की बात करें तो राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या करते हैं, जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए स्टोर करता है और रिप्लिकेट करता है उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आरएनए जो है कन्वर्ट करते हैं उस फॉर्मेट में कि हम जो है हमारा जो बॉडी है उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से प्रोटीन बिल्डअप कर सके और फिर राइबोसोमल प्रोटीन फैक्ट्रीज तक मूव कर सके, ठीक है। तो आरएनए का क्या है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करना जो भी हमारे डीएनए में प्रेजेंट होती है और प्रोटीन बिल्ड करना, उसके बाद उसको ट्रांसफर करना प्रोटीन फैक्ट्रीज तक। फिर आते हैं डीएनए जो है 2 स्ट्रैंड होते हैं, डीएनए जो है 2 स्ट्रैंड से बना होता है, इसलिए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज डीएनए। आरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंड से बना होता है और बट लाइक डीएनए जो है ये भी न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। अब शुगर जो है डीएनए में वो डीऑक्सीराइबोज है जो कि वन लेस हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन करता है। मतलब आरएनए जो है बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन करते हैं। मतलब जो शुगर है डीएनए में वो डीऑक्सीराइबोज है विच कंटेन वन लेस हाइड्रोक्सिल ग्रुप देन आरएनए राइबोज से एक लेस हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन करता है। आरएनए जो है राइबोज शुगर मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है विथआउट द हाइड्रोक्सिल मॉडिफिकेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। अब जो डीएनए है उसमें बेसिस कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो एटीजीसी जो है हमारा डीएनए होता है। एटीजीसी क्या होता है, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन जो है डीएनए में होता है। और आरएनए में जो होता है एडेनिन, थाइमिन, एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और गुआनिन, तो ये जो है हमारे आरएनए में होते हैं। तो ठीक है, तो AUGC जो है हमारा आरएनए में होता है, डीएनए में होता है ATGC। अब आरएनए जो डीएनए है वो हमारे न्यूक्लियस में भी मिलते हैं और स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए जो है माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलते हैं। और आरएनए जो है वो हमारे न्यूक्लियस में मिलते हैं जो कि मूव करते हैं स्पेशलाइज्ड रीजन जो है हमारा साइटोप्लाज्म का, वहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द टाइप आरएनए फॉर्म। अब हम बताएं डीएनए जो है ज़्यादा वल्नरेबल होता है अल्ट्रावायलेट लाइट से। मतलब डीएनए अगर यूवी रेस पड़ रही है तो डीएनए हमारा ज़्यादा जल्दी इफेक्ट होता है और आरएनए जो है वो ज़्यादा जल्दी इफेक्ट नहीं होता यूवी लाइट से, वो रेसिस्टेंट होता है यूवी लाइट से, ठीक है। तो आपको अब 2-4 चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरी है वो तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है जो हमारे यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें फाउंड होता है। तो यूकैरियोट्स मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे है जब हम वो वाला चैप्टर पढ़ेंगे वो वाला। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये इस टाइप का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जहाँ पे मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल वेट, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होता है, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये वेट सेकेंड, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या हो रहा है, सॉरी, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ऐसे करके कुछ
वो बने रहते हैं, लेयर्स बनी रहती हैं, तो इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ये हमारे रिस्पॉन्सिबल होता है सारी चीज़ों के लिए। तो डीएनए जो भी फाउंड होता है न्यूक्लियस में, वो हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए जो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में भी फॉर्म होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो कि बहुत सारे यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ओके, और ये बहुत ज़्यादा जो सेल को चीज़ें सप्लाई करने के लिए चाहिए होती हैं, वो सारी चीज़ें जो है ये सप्लाई करते हैं। तो ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो ये हो गया डिफरेंस। अब नाउ लेट्स कम टू द व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। तो सबसे पहले है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का सिंपल मतलब है कि जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है वो हमारा मैसेंजर आरएनए में होता है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को क्या बोला जाता है? जब डीएनए को हम आरएनए में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो मैसेंजर आरएनए क्या करता है? उन जेनेटिक कोड के पोर्शन की कॉपीज़ बनाता है, उसी को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और उन कॉपीज़ को राइबोसोम्स तक ट्रांसफ़र करता है, जो कि हमारी सेलुलर फ्रैक्टरीज होती हैं प्रोटीन की प्रोडक्शन के लिए। तो डीएनए से आरएनए में कोई चीज़ कन्वर्ट होती है तो वो मैसेंजर आरएनए कहलाता है, और उसमें मैसेंजर आरएनए में कौन सा प्रोसेस होता है? ट्रांसक्रिप्शन इन्वॉल्व होता है। ओके, तो ट्रांसक्रिप्शन वही होता है। फिर आते हैं ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए जो है, अब जो है मैसेंजर आरएनए के जो भी हमारा डीएनए प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं सिक्वेंशियल मैनर में ट्रांसफर होते हैं। जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्लो होती है हमारी सिक्वेंशियल मैनर में। तो सबसे पहले हमारा मैसेंजर आरएनए होता है, तो डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, फिर ट्रांसफर आरएनए जो भी हमारे ये क्या है, एमिनो एसिड्स, बेसिक प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उनको प्रोटीन फैक्ट्रीज तक जो है ट्रांसफर करना, और इंट्रोड्यूस्ड जो भी मैसेंजर आरएनए ने इंट्रोड्यूस किया है, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। ओके, तो आरएनए को जब हम प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं तो वो ट्रांसलेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो ट्रांसफर आरएनए में क्या होता है? ट्रांसलेशन। फिर राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए जो है ये खुद ही कंपोनेंट है राइबोसोम फैक्ट्री का इटसेल्फ, बिना इसके प्रोटीन जो है प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो राइबोसोमल आरएनए के बिना प्रोटीन प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये खुद ही राइबोसोमल फैक्ट्री का कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैसेंजर आरएनए होगा, डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट हुआ, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। फिर उसके बाद जो आरएनए है उससे हमने प्रोटीन बनाया, तो हमारा ट्रांसफर आरएनए हुआ, और उसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। और उसके बाद राइबोसोमल आरएनए, बिना उसके जो है हमारा प्रोटीन प्रोडक्शन नहीं होगा। तो सारा जो हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो सीक्वेंशियल मैनर में फ्लो होता है। ओके, सो दिस इज द जो भी ज़ाइकोव वैक्सीन जो भी लॉन्च की है, न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन। नाउ लेट्स कम टू न्यूमोकोकल वैक्सीन। तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, PT 365 में पढ़ाया, या आई थिंक किसी में तो पढ़ाया है मैंने। तो न्यूमोकोकल वैक्सीन की अगर बात बताएं तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नेशन वाइड एक्सपेंशन लॉन्च किया है कि जो न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन है उसका एक्सपेंशन कर दीजिए अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या होता है, उसके बाद न्यूमोकोकल वैक्सीन क्या होती है, डिसीज़ क्या होती है वो। अब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात करें तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स है, जो कि हमारे 26.7 मिलियन न्यू बॉर्न्स को टारगेट कर रही है, और 29 मिलियन प्रेग्नेंट वुमेन को एनुअली टारगेट कर रही है। अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इम्यूनाइजेशन जो है वो मतलब जो भी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा अगेंस्ट 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़। तो नेशनली ये 10 डिसीज़ को के अगेंस्ट थी, मतलब 10 डिसीज़ से जो भी आपको 10 डिसीज़ कॉज की होती थी तो उसके लिए वो वैक्सीन प्रोवाइड करते थे, पर 2 जो है उसके बाद भी जोड़ी गई। तो कौन सी 10 डिसीज़ है तो आपको ये याद ही होना चाहिए, मैं आपको बिल्कुल बोल रही हूँ। डायप्थेरिया हो गया, पर्टिसिस हो गए, टेटनस, पोलियो, मियासिल्स, रूबेला, सीवियर फॉर्म ऑफ चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस, रोटावायरस डायरिया, हेपेटाइटिस बी, मैग्नेटाइटिस, निमोनिया कॉज्ड बाय हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ठीक है, तो दीज आर द 10 डिसीज जिसके अगेंस्ट था। फिर उसके बाद 2 डिसीज और जोड़ी गई, पहले की न्यूमोकोकल न्यूमोनिया और जापानीज एंसेफेलाइटिस जो है वो दोबारा जोड़ी गई, ऑफ विच उन्होंने न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जो है अभी एक्सपैंड कर दिया है कि बिहार मतलब उसके लिए भी। वाइल जो जेई वैक्सीन्स जो है, जापानीज एंसेफेलाइटिस वैक्सीन्स जो है वो एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट बस में ही प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, तो ये जो है 12 डिसीज़ें कौन कौन सी एक बार और, डायप्थेरिया, पर्टिसिस, टेटनस, पोलियो, मियासिल्स, रूबेला, ट्यूबरकुलोसिस, रोटावायरस डायरिया, हेपेटाइटिस बी, मैग्नेटाइटिस, निमोनिया, निमोकोकल निमोनिया एंड जापानीज एंसेफेलाइटिस। ठीक है, जापानीज एंसेफेलाइटिस। ठीक है, तो ये हो गई हमारी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर 12 डिसीज आती है और उनके अगेंस्ट 12 वैक्सीन जो है लॉन्च किया। अब न्यूमोकोकल डिसीज़ क्या होती है वो पढ़ते हैं। तो ये जो नेम है वो बहुत सारी डिसीज़ के ग्रुप को दिया गया है जो भी हमारा बैक्टीरिया कॉज करता है। तो न्यूमोकोकल डिसीज़ कौन कॉज करता है, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है
कि बैक्टीरिया कॉज करता है, और उस बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, अब न्यूमोकोकल जो डिसीज़ है वो मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम में हो सकती है हमको, जो कि न्यूमोनिया कॉज करती है, मैग्नेटाइटिस कॉज करती है, ठीक है, सिनीस्टीसियस, ब्रोंचाइटिस, ये सब कॉज करती है, और मिडिल ईयर इन्फेक्शन भी होता है। अब न्यूमोकोकल इन्फेक्शन जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, अगर आपके जो भी किसी पेशेंट्स के रेस्पिरेटरी सिक्रेशन से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है तो आपको न्यूमोकोकल इन्फेक्शन हो सकता है। चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज, स्पेशली दोज अंडर 2 ईयर्स ऑफ एज, उनको ज़्यादा रिस्क रहता है कि वो जो है उनके ऊपर डिसीज़ ज़्यादा होगी, इसीलिए बच्चों जब छोटे रहते हैं तो उनको निमोनिया से बचाया जाता है। एल्डरली एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़, जिनका इम्यून सिस्टम जो है कॉम्प्रोमाइज़ रहता है, वो भी पीपल्स को, उनको भी ज़्यादा इफेक्ट करता है। अब न्यूमोकोकल जो कॉन्जुगेट वैक्सीन की अगर बात करें तो ये प्रिवेंट करती है न्यूमोकोकल डिसीज़ को, और रिड्यूस करती है जो भी डिपेंडेंस हम एंटीबायोटिक्स जो भी खाते हैं उनको उनके ऊपर डिपेंडेंस जो है उसको रिड्यूस करती है। तो पीसीवी के जो है साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि फीवर हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, टू हेडेक, फजीनेस, तो ये सब साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अब टाइप्स ऑफ न्यूमोकोकल वैक्सीन्स की बात करें तो पहली है न्यूमो वैक्सीन्स, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स कैप्सूल यूज़ करती है, और डिफरेंट सेरोटाइप्स होते हैं इसके, बट ये इन्फेंट्स पे इतनी इफेक्टिव नहीं होती, इसलिए 2 कैटेगरीज लॉन्च की गई, फिर पॉलीसेकेराइड वैक्सीन्स हो गई और कॉन्जुगेट वैक्सीन्स हो गई। तो कॉन्जुगेट वैक्सीन्स जो होती है लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, न्यूमोकोकल का ट्रांसमिशन जो है उसको रिड्यूस करती है, और बेटर इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन होता है चिल्ड्रंस का। ओके, तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूमोकोकल वैक्सीन। तो न्यूमोकोकल वैक्सीन जो है वो शुगर से डिराइव की जाती है, पॉलीसेकेराइड्स हो गए, जो भी हमारे बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की कैप्सूल्स होती है उनसे जो है हम डिराइव करते हैं। इनमें कोई कैरियर प्रोटीन अटैच्ड हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। कैरियर प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो सब्सटेंस को एक साइड से दूसरे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, दूसरे साइड ट्रांसफ़र करते हैं, तो उनको बोलते हैं कैरियर प्रोटीन। बट बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ मतलब कैरियर प्रोटीन की प्रेजेंस से 2 ब्रॉड कैटेगरीज के हमारे न्यूमोकोकल वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में। पहला है पॉलीसेकेराइड वैक्सीन, जिसमें कोई भी कैरियर नहीं होता, कॉन्जुगेट वैक्सीन जो कि जिसमें प्रोटीन कैरियर होता है। अब कॉन्जुगेट वैक्सीन जो है ये टाइप ऑफ वैक्सीन है जो कि वीकेंड फॉर्म ऑफ एंटीजन का यूज़ करता है विथ स्ट्रॉन्ग एंटीजन, वीक एंटीजन और स्ट्रॉन्ग एंटीजन को साथ में यूज़ करता है, ठीक है, एज अ कैरियर, सो दैट इम्यून सिस्टम जो है हमारा स्ट्रांगली रिस्पॉन्स करे हमारे वीकर एंटीजन की तरफ। तो अब एंटीजन वो सब्सटेंस होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम में जाता है और हमारे में डिसीज़ कॉज करता है, और उसके अगेंस्ट जो है हम एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा न्यूमोकोकल वैक्सीन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स कम टू बेसिलस कैलेमिट ग्यूरेन वैक्सीन, तो बीसीजी वैक्सीन। तो अभी जो है ये 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं बीसीजी वैक्सीन को, जो हमारे ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम यूज़ करते हैं, और फर्स्ट टाइम हमने यूज़ किया था 1921 में ट्यूबरकुलोसिस के लिए ह्यूमंस पे बीसीजी वैक्सीन। तो इसको अभी 100 साल हो गए हैं। मोर और न्यूज़ की बात बताएं तो ये डेवलप किया था बाई 2 फ्रेंचमैन, एल्बर्ट कैलमेट एंड कैमिली ग्यूरेन। उन्होंने जो माइक्रोबैक्टीरियम बोविस था जो भी टीबी कॉज करता था उसको मॉडिफाई करके किया था। इन इंडिया अगर बात करें तो बीसीजी जो है पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी 1948 में, और ये नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम इन 1962 में जो भी प्रोग्राम आया था उसका पार्ट, उसके अंदर भी इस वैक्सीन को जोड़ा गया था। ओके, तो ये हो गया बीसीजी वैक्सीन। अब हम देखते हैं कि बीसीजी वैक्सीन है क्या। उससे पहले हम टीबी देख लेते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। तो अभी हमने देखा कि जो हमारा न्यूमोनिया होता है वो बैक्टीरियल डिसीज है, तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से कॉज होता है, न्यूमोनिया से कॉज होता है। अब टीबी जो है, टीबी भी क्या है, हमारी बैक्टीरियल डिसीज है। तो याद रखें टीबी भी क्या है, बैक्टीरियल डिसीज है। ये किससे कॉज होती है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से कॉज होती है, बिलोंगिंग टू जो कि वायरस है, माइक्रोबैक्टीरिया जो कि बैक्टीरिया है वो माइक्रोबैक्टीरिया फैमिली से बिलोंग करता है, जहाँ पे 200 मेंबर्स रहते हैं जो कि डिसीज कॉज करते हैं, लाइक टीबी, लेप्रोसी इन ह्यूमन, और अदर रेंज जो एनिमल्स होते हैं उनको भी इन्फेक्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, 10 मिलियन पीपल जो है वो टीबी के अगेंस्ट 2019 में 10 मिलियन पीपल जो है टीबी डेवलप किए 2019 में, विथ 1.4 मिलियन डेथ्स हुई। और इंडिया का अगर बात बताएं तो वो 27% अकाउंट करता है। इंडिया ने कमिट किया है कि वो एलिमिनेट करेंगे टीबी बाई 2025, और
इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च जो है वो क्लिनिकल ट्रायल ले रही है 2 वैक्सीन्स का, रिकॉम्बिनेंट BCG वैक्सीन जिसको VPM 1002 बोला गया, और माइक्रोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी MIP जो है, ये दोनों वैक्सीन है टीबी से रिलेटेड। अब BCG वैक्सीन के बारे में देख लेते हैं। तो करंटली अगर बात बताएं तो BCG वैक्सीन जो है ओनली लाइसेंस्ड वैक्सीन है जो हमारी टीबी के लिए दिया गया है कि हमारी टीबी को प्रिवेंट करेंगे। एफिकेसी जो है BCG की वो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जोग्राफिकल रीजन जो भी इक्वेटर से दूर है तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये इसलिए है कि रीजन जो बहुत इक्वेटर के पास है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल माइक्रोबैक्टीरिया प्रेवलेंस है, बहुत बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, जो कि कहीं ना कहीं हमारे प्रोटेक्टिव एफर्ट्स जो हम भी लेते हैं टीबी के अगेंस्ट उसको इंटरफेयर करते हैं, उसको हेल्प नहीं करते। तो प्रोटेक्टिव इफेक्ट जो है वैक्सीन के अगेंस्ट सीवियर फॉर्म्स ऑफ टीबी जो है अपीयर्स टू वेन विद द एज। तो BCG जो है ये रेस्पिरेटरी और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो होते हैं न्यूबॉर्न को उसके लिए भी यूज़ किया जाता है, और अदर माइक्रोबैक्टीरियल डिसीज़ जो होती है लेप्रोसी, ब्रूली अल्सर, ठीक है, एज एन इम्यूनोथेरेपी एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है कैंसर के लिए ऑफ द जो भी यूरिनरी ब्लैडर में हमारे कैंसर होता है उसके लिए भी यूज़ किया जाता है, और मैलिग्नेंट मेलानोमा के लिए भी यूज़ होता है। तो BCG वैक्सीन अगर क्वेश्चन है तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद होने कि एफिकेसी जो है BCG वैक्सीन की वो इक्वेटर से अगर हम दूर रहते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा है, क्योंकि इक्वेटर के पास जो है बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं जो हमारे टीबी के लिए जो भी हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं। ओके, अब रिलेटेड न्यूज़ में बात बताएं तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने नोटिफाई किया है ड्राफ्ट ऑर्डर ऑन प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रासिलिन इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो अभी उन्होंने ड्राफ्ट ऑर्डर बोला है कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है और टेट्रासिलिन है उसको एग्रीकल्चर में यूज़ नहीं करना है, उसको प्रोहिबिट करना है। तो एंटीबॉडीज़ स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासिलिन जो है ये इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो हमारी ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट में, जो भी हम ह्यूमन बींग्स में ट्यूबरकुलोसिस होता है उनको ट्रीट करने के लिए देते हैं। तो इस एंटीबायोटिक्स का यूज़ करके इसके कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारा डेवलपमेंट और रेसिस्टेंस जो है स्प्रेड हो रहा है। इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट कि ओवर यूटिलाइजेशन जो है टीबी एंटीबॉडीज़ का वो ज़्यादा हो रहा है क्रॉप्स पे, जो कि हेल्दी नहीं है हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी, सॉइल के लिए भी। तो अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट ऑर्डर उन्होंने बोला है कि कोई भी पर्सन स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासिलिन को इंपोर्ट नहीं करेगा, मैन्युफैक्चर नहीं करेगा और ना ही फॉर्मुलेट करेगा, और उसको एग्रीकल्चर में तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेगा February 1, 2022 के बाद। और देयर विल बी कंप्लीट बैन, मतलब पूरी तरह बैन कर दिया कि स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासिलिन एग्रीकल्चर में नहीं यूज़ करेंगे बाय 2024 तक। ड्राफ्ट ऑर्डर ने ये भी स्टेट किया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है सारे नेसेसरी स्टेप्स ले सकती हैं इस ऑर्डर को बढ़ाने के लिए अंडर द प्रोविजन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968 और रूल्स फ्रेम्ड अंडर रूल्स जो भी इसी के अंदर फ्रेम होते हैं। तो इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968 क्या बोलता है, ये हमारे इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन और यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स जो हमारे ह्यूमन बींग को कहीं ना कहीं रिस्क में डाल रही है एनिमल्स को, तो इसलिए उनको सबको रेगुलेट करने के लिए जो है ये एक्ट बनाया गया। ओके, तो ये जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासिलिन जो है ये ट्यूबरकुलोसिस की ही ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने के लिए एंटीबॉडीज़ दी जाती है, बट एग्रीकल्चर में उसको पूरी तरह बैन करने की बात की है। हम आते हैं एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है PT 365 में पिछली बार, तो इस बार भी पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ लैंसेट, तो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस जो है वो एक लीजिंग कॉज है हमारे डेथ का अक्रॉस द वर्ल्ड। अब अगर हम बताएं कि कैसे डेथ क्या फाइंडिंग्स है और क्या वो है, तो यंग चिल्ड्रन जो है जो भी पर्टिकुलरली एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस से अफेक्ट होते हैं, 2019 की अगर बात बताएं तो 1 in 5 डेथ्स मतलब 5 में से 1 डेथ होती है AMR की वजह से, जो कि चिल्ड्रन में एज 5 के अंदर ही होती है। वाइल रेसिस्टेंस लेवल कंटिन्यू टू ग्रो, एंटीबायोटिक डेवलपमेंट हैज़ नॉट। ठीक है, 63 न्यू एंटीबायोटिक्स अप्रूव की गई 1980 से 2000 के बीच में, और ओनली 15 न्यू ड्रग्स हैव बीन अप्रूव्ड बिटवीन 2000 टू 2018। तो 15 न्यू ड्रग ही बस अप्रूव किए गए, बट एंटीबायोटिक्स की अगर बात करें तो 63 एंटीबायोटिक्स जो है वो लाइगी। आउट ऑफ 7 डेडलीस्ट ड्रग रेसिस्टेंस बैक्टीरिया वैक्सीन्स जो है ओनली अवेलेबल है अगेंस्ट बैक्टीरिया कॉजिंग निमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस। तो वैक्सीन जो है किसके लिए अवेलेबल है, सिर्फ बैक्टीरिया के लिए अवेलेबल है जो कि हमारे निमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस कॉज करती है। अब एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस होता क्या है? एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस वो होता है कि जो भी हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, सम पैरासाइट्स, कि
टू स्टॉप एन एंटी माइक्रोबियल फ्रॉम वर्किंग अगेंस्ट इट। तो जैसे कि हम एंटी माइक्रोबियल जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटीमलेरियल्स लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को इतना इफेक्ट करते हैं, इतना उनको आदत पड़ जाती है कि वो जो है हमको डेथ कॉज कर देते हैं। WHO ने डिक्लेयर किया कि AMR जो है वन ऑफ द टॉप 10 ग्लोबल पब्लिक हेल्थ थ्रेट में से एक है और एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जो है वो हर रीजन ऑफ द वर्ल्ड में फाउंड होता है। अब कॉजेस क्या है AMR के? तो पहली चीज़ है कि पुअर हाइजीन, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ओवर यूज़ अगर हम एंटी माइक्रोबियल्स का कर रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन जो है जो डॉक्टर्स देते हैं हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम अपने से ही जाके परचेस कर रहे हैं। अगर पर्सन जो है कोई एंटी माइक्रोबियल ड्रग उसको दिया गया है तो अगर उसने अपना कोर्स नहीं कंप्लीट किया है तो उसके कारण भी होता है। कुछ एंटीबायोटिक्स जो है एग्रीकल्चर फीड के लिए यूज़ की जाती है जो कि हमारा ड्रग रेसिस्टेंस प्रमोट करती है। और एनवायरनमेंट जो है कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ पे वेस्ट जो है फार्म्स, फैक्ट्रीज, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेटिंग से आता है, वो भी AMR में कंट्रीब्यूट करता है। अब इम्पैक्ट क्या होता है कि ये कॉमन इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं कर पाते हैं जिनके लिए ये यूज़ हो रहे हैं। मेडिकल प्रोसीजर्स जो है सच एस ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ एनिमल हेल्थ, ये सब जो है थ्रेट इंक्रीज हो जाता है। अब हम देखते हैं कि हाउ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हैपन। पहला है तो आर बॉडी जो है बहुत सारे माइक्रोब से बनी है, तो कुछ के लिए एंटीबायोटिक्स रेसिस्टेंस होती हैं। एंटीबायोटिक्स जो है वो हमारे बैक्टीरिया को किल करती हैं और कॉजिंग द इन्फेक्शन एज वेल एज हमारे गुड बैक्टीरिया जो होते हैं हमारी बॉडी में उनको भी कहीं ना कहीं ख़त्म करती हैं। ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बैक्टीरिया जो है वो बहुत जल्दी ग्रो होते हैं और बढ़ते हैं। और कुछ बैक्टीरिया जो है वो अपना एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जो है वो किसी अदर बैक्टीरिया को दे देते हैं, तो जिसके कारण जो है हमारा एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो जाता है। अब अगर बात करें तो ग्लोबल एफर्ट्स की पहले हम बात कर लेते हैं, उसके बाद इंडिया के एफर्ट्स की बात करते हैं। तो ग्लोबल एक्शन प्लान 2015 जो है AMR पे लिया गया। ड्यूरिंग 2015 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का जब मीटिंग हुई थी तो उन्होंने कमिट किया कि जो भी मल्टी सेक्टोरल नेशनल लेवल एक्शन प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और डेवलप करेंगे। फिर WHO ने ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस यूज सर्विलेंस सिस्टम लॉन्च किया, ग्लास जो है वो लॉन्च किया 2015 में, कि जो भी नॉलेज गैप है, इंफॉर्मेशन स्ट्रैटेजीज हैं उनको डिस्कस करेंगे हर लेवल पे। फिर WHO, FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ OEE, उन्होंने वन हेल्थ अप्रोच लाया कि जो भी लेवल्स हैं AMR के उसको रिड्यूस करना है बाय प्रमोटिंग एनिमल और ह्यूमन हेल्थ को एक साथ प्रमोट करके। फिर एक इंटरनेशनल गो ब्लू फॉर AMR कलर कैंपेन लाया गया जो लॉन्च किया गया, जिसको AMR ट्रिपरटाइट ने लॉन्च किया। WHO, FAO और OIE को बोला जाता है कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस की अवेयरनेस स्प्रेड करना है। फिर ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च डेवलपमेंट पार्टनरशिप जो है ये लॉन्च किया, एक जॉइंट इनिशिएटिव है WHO का और ड्रग्स फॉर नेग्लेक्टेड डिसीज इनिशिएटिव का, जो कि हमारे प्राइवेट पार्टनरशिप को एनकरेज करेंगे कि वो रिसर्च और डेवलपमेंट में हेल्प करें। बाय 2025 पार्टनरशिप का एम यही है कि हमको 5 न्यू ट्रीटमेंट्स जो है जो हमारे ड्रग रेसिस्टेंस को टारगेट करें उनको डिलीवर करना है, उनको डेवलप करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्लोबल एफर्ट्स। नाउ लेट्स कम टू द इंडियाज़ के इनिशिएटिव क्या क्या है। तो नेशनल प्रोग्राम ऑन AMR कंटेनमेंट वॉज लॉन्च, जो कि ड्यूरिंग 12th 5-year प्लान के टाइम पे लॉन्च किया गया 2012 to 2017। अंडर दिस उन्होंने बोला कि AMR सर्विलेंस नेटवर्क जो है उसको स्ट्रेंथन करेंगे, बहुत सारे लैब्स इस्टेब्लिश करके इन स्टेट मेडिकल कॉलेजेस। फिर नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, जो कि इस्टेब्लिश करेंगे गवर्नेंस मैकेनिज्म और चेंज करेंगे प्रिस्क्रिप्शन प्रैक्टिसेस और कंज्यूमर का बिहेवियर। फिर रेड लाइन कैंपेन आया जो कि डिमांड करता है कि प्रिस्क्रिप्शन ओनली एंटीबायोटिक्स बी मार्क्ड विथ रेड लाइन। जो भी एंटीबायोटिक्स है उन्हीं बस में रेड लाइन मार्क होना चाहिए कि उनका जो ओवर यूज़ है उसको कम करें। फिर नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई 2017 में, जिन्होंने एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस को वन ऑफ द की हेल्थ केयर इशूज़ बोला और उनको प्रायोरिटाइज किया। फिर ICMR ने एक इंटीग्रेटेड वन हेल्थ सर्विलेंस नेटवर्क फॉर एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस जो है ICAR के साथ मिलकर निकाला, जो कि बहुत सारे वेटनरी लेबोरेटरीज हैं उनको प्रिपेयर करेंगे कि वो पार्टिसिपेट करें AMR के लिए, AMR सर्विलेंस नेटवर्क के लिए। ICMR जो है उन्होंने बहुत सारे वेटनरी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी खोले
कि जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस पैटर्न है एनिमल और ह्यूमंस में, उनमें कोऑर्डिनेशन देखें, उनमें कंपैरिजन करें। फिर एफएसएसआई ने कुछ गाइडलाइंस निकाली जो कि एंटीबायोटिक्स फूड प्रोडक्ट्स में उनको लिमिट करने की बात की। इन 2012 इंडिया मेडिकल सोसाइटीज़ ने चेन्नई डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया जो कि सेट ऑफ नेशनल रिकमेंडेशन है प्रमोट एंटीबायोटिक स्टेवर्डशिप। सेपरेट शेड्यूल H1 जो है वो इनकॉर्पोरेट किया ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स के अंदर, जो कि हमारे सेल को रेगुलेट करेंगे एंटी माइक्रोबियल से रिलेटेड। ओके, तो ये हो गए हमारे इंडिया के इनिशिएटिव। अब रिलेटेड डेवलपमेंट्स की अगर बात करें तो रिसर्चर्स ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के जो भी रिसर्चर्स हैं उन्होंने 2 अप्रोचेस निकाली कि हम AMR को कैसे टैकल कर सकते हैं। तो पहली है बैक्टीरियोफेजीज और फेजीज जो है उसको यूज़ करके हम बैक्टीरियल सेल्स को मार डालें। तो बैक्टीरियल फेजीज जो है ये एक वायरस है जो हमारे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तो हम उसको यूज़ करके बैक्टीरियल जो सेल्स हैं उनको ख़त्म करें। फिर दूसरा है ब्लॉक द ट्रांसपोर्टर्स दैट थ्रो आउट एंटीबायोटिक्स। उन ट्रांसपोर्टर्स को ब्लॉक करिए जो हमारे एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टर्स हेल्प करते हैं कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं एनवायरनमेंट से सेल्स तक जाए और रिमूव करे टॉक्सिक मेटाबॉलिक्स। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस पैथोजन जो है वो ट्रांसपोर्टर इवॉल्व करते हैं दैट आर कैपेबल ऑफ मूविंग आउट एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड फ्रॉम बैक्टीरियल सेल्स एंड मेम्ब्रेन्स देयर बाय प्रोटेक्टिंग पैथोजेंस। रिसर्चर्स ने डेवलप किया सर्टेन टाइप ऑफ एंटीबॉडीज दैट कुड इनहिबिट द ट्रांसपोर्टर्स इन बैक्टीरिया। तो ये हो गए हमारे रिलेटेड डेवलपमेंट्स। अब आते हैं कुछ रिलेटेड न्यूज़ की। तो रिपोर्ट ने अभी कुछ पॉजिटिव एसोसिएशन फाइंड किए हैं बिटवीन एंटी microbial use in animals and AMR in humans। रिपोर्ट जो है यूरोपियन यूनियन सेंटर फॉर डिसीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एंड अदर्स ने उस 6 क्लासेस के एंटीबायोटिक्स को आइडेंटिफाई किया है, जैसे सेफेलोस्पोरिन्स, फ्लोरोक्यूलोन्स, पॉलीमाइक्सिन्स, एमिनोपेंसिलिन्स, मैक्रोलिड्स एंड टेट्रासाइलिन्स। ठीक है, दीज आर पार्ट ऑफ WHO के अवेयर प्रोग्राम के पार्ट है। तो WHO का अवेयर प्रोग्राम ये भी मैंने PT 365 में पढ़ा है जब मैंने वहाँ पे हेल्थ पढ़ाया था। ठीक है, तो अवेयर प्रोग्राम क्या है, एक्सेस, वॉच एंड रिजर्व। तो उन्होंने एक्सेस में बोला है कि सबको जो हमारी एंटीबायोटिक्स है वो एक्सेस हो, वॉच मतलब कि उनका ज़्यादा यूज़ ना हो, और रिजर्व करें कि कुछ ही चीज़ों के लिए एज अ लास्ट रिजॉर्ट जो है आप एंटीबायोटिक्स यूज़ करें। ठीक है, तो डेटा जो है AMR में एस्चीरिया कोलाई, ई न्यूमोनी, एस ऑरेस सी जो है ये भी इंक्लूडेड है इस रिपोर्ट में। एस्चीरिया कोलाई और के निमोनिया जो है ये इन्फेक्शन है जो कि हमारे बैक्टीरिया कॉज करते हैं, और एस ऑरियस और सी ज़ोरस ये फूड बॉर्न बैक्टीरिया है। ओके, तो आई होप आपको एंटीबायोटिक्स समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स कम टू वन हेल्थ अप्रोच, जो कि हमने पढ़ा कि हमारा जो FAO, WHO और ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ जो है इन्होंने वन हेल्थ अप्रोच लाई है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो FAO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और UNEP ने अभी कुछ डेफिनेशन जो है फॉर्म की है ऑफ वन हेल्थ बाय वन हेल्थ हाई लेवल एक्सपर्ट पैनल। अब वन हेल्थ हाई लेवल एक्सपर्ट पैनल की बात करें तो इसमें 26 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं जो बहुत 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से सेलेक्ट किए गए हैं। अब ये 4 ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वन हेल्थ की तरफ वर्क कर रहे हैं कि हम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकें और जो भी ग्लोबल हेल्थ थ्रेट्स हैं उनको प्रिवेंट कर सके, प्रिडिक्ट कर सके और उनको डिटेक्ट कर सके और उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड कर सके। ओके, अब वन हेल्थ होता क्या है? तो वन हेल्थ जो है इंटीग्रेटेड यूनिफाइंग अप्रोच है जहाँ पे हम बैलेंस करेंगे एनिमल और ह्यूमन का हेल्थ साथ और इकोसिस्टम को भी इंक्लूड करके, तो सस्टेनेबली बैलेंस करेंगे और ऑप्टिमाइज करेंगे जो हेल्थ है हमारे पीपल की, एनिमल की और इकोसिस्टम की। ये रिकग्नाइज करेंगे जो भी हमारे ह्यूमंस की हेल्थ है, डोमेस्टिक वाइल्ड एनिमल्स की हेल्थ है, प्लांट्स की, वाइडर एनवायरनमेंट की, और उनको लिंक करेंगे। ठीक है, और उनको लिंक करेंगे और उनके हिसाब से चीज़ें देखेंगे। ये अप्रोच कहीं ना कहीं मल्टीपल सेक्टर्स को एक साथ लाएगी और डिसिप्लिन्स बनाएगी और कम्युनिटीज़ बनाएगी एट वेरिंग लेवल सोसाइटी टू वर्क टुगेदर अगेंस्ट दिस। और ये एड्रेस करेंगे जैसे कि हमारा क्लीन वाटर की नीड है, एनर्जी की नीड है, एयर की नीड है, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड चाहिए। ठीक है, और एक्शन लेंगे क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ कंट्रीब्यूट करेंगे। अब बेनिफिट क्या है वन हेल्थ की? तो कोहेरेंस प्रमोट करेगा अक्रॉस सेक्टर और जो फुल स्पेक्ट्रम है डिसीज़ का उसको एड्रेस करेंगे, जो भी कि डिसीज़ कंट्रोल कर पाए, उनको प्रिवेंट कर पाए और उसके लिए मैनेज कर पाए। तो दिस इज़ वन हेल्थ अप्रोच। नाउ लेट्स कम टू द नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़। ठीक है,
तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। आई एम सॉरी मैं बार बार बोल रही हूँ, बट मैंने पढ़ाया है इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। तो क्योंकि जो पिछले बच्चे होंगे उनको पता होगा कि मैंने पढ़ाया ही है। तो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ अगर बात करें तो एक्सेप्टिंग द प्रपोजल, अभी ये न्यूज़ में इसलिए एक्सेप्टिंग द प्रपोजल ऑफ यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो कि जिसकी 74th वर्ल्ड असेंबली की मीटिंग हुई है, उन्हें डिक्लेयर किया है कि जनवरी 30 एज वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे की तरह मनाया जाएगा। तो जनवरी 30 किस तरह मनाया जाएगा? वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे की तरह मनाया जाएगा। ठीक है, तो जनवरी 30 आप याद कर लीजिए क्योंकि अदर एग्जाम्स में ये पूछते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ होता क्या है। तो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ जो है कम्युनिकेबल डिसीज़ है। कम्युनिकेबल डिसीज़ मतलब पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र हो सकती है, जो कि हमारी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में होती है और अफेक्ट करती है मोर देन 1 बिलियन पीपल। पॉपुलेशन जो पॉवर्टी में रहते हैं, बिना सैनिटेशन के रहते हैं, बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में रहते हैं किसी भी वायरस के, किसी भी पर्सन के जिसको वायरस अफेक्ट किया है, लाइफ स्टॉक के, तो वो जो है उनको नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ जल्दी होती है। वर्ल्ड वाइड अगर बताएं तो अराउंड 149 कंट्रीज और टेरिटरीज जो है एटलीस्ट वन नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज से तो अफेक्टेड ही हैं। और इंडिया जो है हाईएस्ट बर्डन, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एब्सोल्यूट बर्डन जो है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ का, वो हमारे इंडिया में है। और इंडिया ने कुछ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ ऑलरेडी एलिमिनेट कर दी है, जैसे गुइनिया हो गए, वॉर्म हो गए, ट्रैकोमा हो गए, यॉस हो गए। तो ये जो है इंडिया ने एलिमिनेट कर लिया है। तो ये आपको याद करने की ज़रूरत है। तो इंडिया ने कौन कौन सी डिसीज़ को एलिमिनेट कर लिया है जो कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ है? गुइनिया, वॉर्म, ट्रैकोमा और यॉस। ट्रैकोमा जो है आइस की डिसीज़ होती है। तो इन सबको जो है इंडिया ने ख़त्म कर लिया है। अब कुछ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ अगर बात बताएं तो वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, हेलमिन्स, किसी से भी हो सकती है। वायरस की अगर बात बताएं तो रेबीज़, डेंगू, चिकनगुनिया हो गए। प्रोटोजोआ की बात करें तो चंगास डिसीज़, लिस्मानियासिस, ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस। ठीक है, बैक्टीरिया की बात करें तो बुरुली अल्सर, लेप्रोसी, ट्रैकोमा, यॉस। ठीक है, हेलमिन्स की बात करें तो साइटिसरकोसिस, गुइनिया वॉर्म, एचिनोक्योसिस, फूड बॉर्न ट्रिमेटोडियासिस, लिम्फेटिक फिलाइसिस, सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमेंथियासिस और सिस्टोमियासिस और रिवर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो ये जो है हमारी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल कुछ डिसीज़ है। अब इम्पैक्ट क्या होता है? तो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ कहीं ना कहीं हमारी जो हेल्थ सिस्टम को है डेवलपिंग कंट्रीज़ में उसको और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। कुछ डिसीज़ जो है वो फिजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट चिल्ड्रन का नहीं कर पाती, जिसके कारण माल न्यूट्रिशन, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट ये सब हो जाता है। कुछ डिसीज़ जो है विथ क्यूटनियस मैनिफेस्टेशंस आर डिसफिगरिंग पर्टिकुलरली फॉर वुमेन बिकॉज दे डिले हेल्थ सीकिंग बिहेवियर, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। और चैलेंजेस क्या है हमारी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ को टैकल करने के लिए? तो पहला है कि लिटिल अटेंशन है, हमारी पॉलिसी मेकर्स जो है हमारे जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ है उनकी तरफ अटेंशन नहीं देती। लैक ऑफ प्रायोरिटी है विद इन हेल्थ स्ट्रैटेजीज, इनएडिक्वेट रिसर्च है, लिमिटेड रिसोर्स एलोकेशन है और फ्यू इंटरवेंशन है। ओके, अब टाइप्स ऑफ पैथोजन हम पढ़ लेते हैं क्या होते हैं जिसके कारण हमारी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज कॉज होती है। तो वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ और हेलमेंट्स, ये क्या क्या होते हैं हम वो पढ़ लेते हैं। इनके बीच में डिफरेंस बहुत ज़रूरी है आप बिल्कुल, क्योंकि इस बार उतना कोविड का नहीं था, पिछले 2 साल था। तो इस बार जो है हेल्थ सिस्टम से कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप मेन क्या है, अभी जो है यूपीएससी बेसिक पे फोकस करें तो आपको इनके बारे में बेसिक तो पता होना चाहिए। बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ और हेलमेंट्स क्या होते हैं। तो बैक्टीरिया की अगर बात करें तो बैक्टीरिया जो है ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, मतलब सिंगल सेल से बने होते हैं, टाइनी होते हैं, छोटे होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि न्यूट्रिएंट्स कहाँ से इनको मिलता है? एनवायरनमेंट से मिलता है। कहाँ से मिलता है? एनवायरनमेंट से। तभी हमने देखा है कि अगर हमारा एनवायरनमेंट में हम बहुत ही गंदे एनवायरनमेंट में रहे तो हमें कहीं ना कहीं बैक्टीरिया इफेक्ट करता है। तो ये क्या होते हैं? टाइनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? एनवायरनमेंट में होता है। ये फ्री लिविंग होते हैं एज वेल एज पैरासाइट्स होते हैं। तो इनके लिए कोई होस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, ये फ्री एनवायरनमेंट में रहते हैं और एज वेल एज पैरासाइट्स भी होते हैं। और ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं एज वेल एज हीट्रोट्रॉप्स होते हैं। तो मतलब ये खुद का फूड बनाते हैं एज वेल एज वो फूड किसी से लेते भी है। तो ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स दोनों होते हैं, बट इनमें न्यूक्लियस नहीं होता एंड अदर मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स नहीं होता। तो इनमें क्या नहीं होता? न्यूक्लियस और अदर सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स नहीं होता। ठीक है, तो लेट अस रिवाइज बैक्टीरिया क्या होता है। बैक्टीरिया
एक टाइनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एनवायरमेंट से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। बैक्टीरिया जो है वो फ्री लिविंग होते हैं एज वेल एज पैरासाइट्स होते हैं। ये ऑटोट्रॉप्स हेटेरोट्रॉप्स दोनों होते हैं, बट इनमें जो है न्यूक्लियस भी नहीं होता और सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते हैं बैक्टीरिया में। अब आते हैं वायरस। वायरस जो है इवन स्मॉलर होते हैं हमारी बैक्टीरिया से। वायरस जो है बैक्टीरिया से भी ज़्यादा स्मॉलर होते हैं और दे आरंट इवन अ फुल सेल। ये एक टाइप का फुल सेल भी नहीं होते। ओके, ये एक टाइप का फुल सेल भी नहीं होते। ये जो है सिंपली जेनेटिक मटेरियल जो होता है, मतलब डीएनए और आरएनए पैकेज्ड इनसाइड ऑफ प्रोटीन कोटिंग ऑफ अ प्रोटीन कोटिंग। ठीक है, प्रोटीन कोटिंग के अंदर ये इनसाइड पैकेज्ड होते हैं और दे नीड, इनको लिए जो है ग्रो करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए अनदर सेल चाहिए होता है, इसलिए बॉडी के अंदर जो है मल्टीप्लाई होते हैं। ओके, तो वायरस के रिवाइज करते हैं। वायरस जो है इवन स्मॉलर होते हैं बैक्टीरिया से। इनमें ये फुल सेल भी नहीं होते। इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए और आरएनए वो पैकेज होता है, अंदर पैकेज होता है इनसाइड प्रोटीन कोटिंग, और ये जो है इनके लिए अनदर सेल रिक्वायर्ड है फॉर रिप्रोडक्शन। अब आते हैं फंगाई। फंगाई जो है ये मल्टी सेल्ड प्लांट है लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मल्टी सेल प्लांट मतलब बहुत सारे सेल्स मल्टीपल सेलुलर से बना है। फंगस जो है ये न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट फूड एनिमल से लेते हैं। ठीक है, और ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय वेजिटेटिव। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनका होता है। ठीक है, फिर आते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स हम पढ़ेंगे। इनमें जो है सेल वॉल नहीं रहता क्योंकि यूकैरियोट्स में नहीं रहता। ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं और ये फ्री लिविंग और पैरासाइट्स होते हैं। और हेलमिन्स की बात करें, ये मल्टी सेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। वॉर्म्स सच एज राउंड वॉर्म्स, स्टेव वॉर्म्स। ये इनवर्टिब्रेट्स होते हैं कैरेक्टराइज्ड बाय एलोंगेटेड फ्लैट एंड राउंड बॉडीज। जैसे कि आप देख सकते हैं ये राउंड बॉडीज हैं। और ये जो है ट्रांसमिट होते हैं ह्यूमंस में थ्रू फूड, वाटर, सॉइल, एंथ्रोपॉड और मॉलुस्कन वेक्टर्स। ठीक है, तो इसके थ्रू जो है ये पहुंचते हैं। तो ये जो है डिफरेंस आपको याद करने की ज़रूरत है। मैं आपको जिसमें बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, तो टाइप्स ऑफ पैथोजन आप बिल्कुल याद करके जाइएगा। फिर आते हैं अब रिलेटेड न्यूज़ की। तो लिम्फेटिक फिलरेसिस और एलिफेंटियासिस की अगर बात करें तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी जो है जो मास ड्रग एडमिनिस्टर ड्राइव है उसको फ्लैग ऑफ कर दिया है फॉर द एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फिलरेसिस। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये वन ऑफ द 2 पिलर्स है जो कि नेशनल प्रोग्राम फॉर एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फिलरेसिस के अंदर हमने ली है, जहाँ पे एंटी फिलरेया ड्रग जो है वो हम लोगों को जिनको फिलरेसिस हो जाता है उनसे डील करने के लिए यूज़ करते थे वंस अ ईयर। अब लिम्फेटिक फिलरेसिस जो है हमने बताया कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज होती है जो अकर करती है जब फिलेरियल पैरासाइट्स जो है वो ह्यूमंस में पहुंच जाता है थ्रू मॉस्किटोज। अब सिम्टम्स जो है हमारे लेग स्वेलिंग हो जाते हैं, हाइड्रोसेल स्वेल हो जाते हैं और हमारे जो सोसाइटल स्टिग्मा है वो बहुत ज़्यादा इसके कारण जो है सोसाइटल स्टिग्मा बढ़ जाता है। अब आते हैं विस्चर लिशमांसिस जिसको काला अजर भी बोलते हैं। तो इंडियन रिसर्चर्स ने अभी नॉन इन्वेजिव एक स्ट्रैटेजी डेवलप की है अगेंस्ट दिस काला अजर। तो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट थेरेपी जो है काला अजर की वो पेनफुल इंटरवेनियस एडमिनिस्ट्रेशन होती है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशन होती है उससे। तो ये काला अजर है क्या? तो ये एक कॉम्प्लेक्स इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो हमारे फीमेल एनिफिलस मॉस्किटो होता है, फीमेल फिलेबोटोमाइन सैंडफ्लाइज होता है उसके थ्रू होती है। ये जो है डिसीज़ जो प्रोटोजोअन डिसीज़ है। तो याद करिएगा मलेरिया और ये जो है ये प्रोटोजोअन डिसीज़ है। ठीक है, पैरासाइटिक डिसीज़ है। ये वेक्टर बॉर्न डिसीज़ है और ट्रांसमिट होती है सैंड फ्लाइज के थ्रू और ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ है जो बहुत सारे पीपल को इफेक्ट करती है और सेकंड मोस्ट पैरासाइटिक डिसीज़ है आफ्टर मलेरिया। ये एंडेमिक है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया में ही बस मिलता है और इंडिया जो है हाफ ऑफ द ग्लोबल बर्डन जो है डिसीज़ का इंडिया में है। अब नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मीडिएटेड रेबीज़ एलिमिनेशन जो है लॉन्च की गई है। ये नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल ने प्रिपेयर की है इन एसोसिएशन विद मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग। ये टारगेट किए कि जो भी हमारी रेबीज डिसीज़ है उसको 2030 तक हमको एंड करना है थ्रू वन हेल्थ अप्रोच। ठीक है, अब रेबीज़ क्या है? एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल जूनोटिक एंड वायरल डिसीजेज। जूनोटिक मतलब पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होती है। मतलब पर्सन टू पर्सन नहीं, एनिमल से पर्सन में ट्रांसफर होती है। वंस क्लिनिकल सिम्टम्स जो है रेबीज़ जो है इज़ वर्चुअली 100% फटल है। रेबीज़ जो है वन ऑफ द नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है जो कि हमारे पुअर और वनरेबल पॉपुलेशन है उनको अफेक्ट करती है जो कि हमारे रिमोट और रूरल एरियाज़ में रहते हैं। इन अप टू 99% ऑफ द केसेस डोमेस्टिक डॉग्स जो है वही रिस्पॉन्सिबल है हमारे रेबीज़ वायरस के लिए। जो हमारे डोमेस्टिक डॉग्स हैं उनके कारण जो है हमारे ह्यूमंस में ट्रांसमिशन होता है और रेबीज़ जो है वो हर कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट है एक्सेप्ट अंटार्कटिका क्योंकि वो तो पूरा फ्रीज्ड है। ठीक है, तो ये हो गया रेबीज, काला अजर एंड
लिम्फेटिक फिलरासिस। अब हम आते हैं माइकोमाइकोसिस। ठीक है, तो ये भी एक डिसीज़ है जो कि ब्लैक फंगस डिसीज़ है। तो ये भी मैंने आपको PT 365 का जो अपडेटेड मटेरियल आया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसमें पढ़ाया है। एज अ केस ऑफ माइकोमाइकोसिस और ब्लैक फंगस इसे बोलते हैं, अभी बहुत ज़्यादा हाई हो गया है कुछ स्टेट्स में, और इसको एपिडेमिक डिक्लेयर किया गया है अंडर एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट। एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट के अंदर इसको एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया है। अब कुछ माइकोमाइकोसिस के बारे में पढ़ने के बाद हम कुछ अदर फंगल इन्फेक्शंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले माइकोमाइकोसिस पढ़ते हैं। तो माइकोमाइकोसिस जो है ये फंगल इन्फेक्शन है जो हमारे पीपल को अफेक्ट करती है जिनके पास और ज़्यादा प्रॉब्लम है हेल्थ की, जिनके पास ऑलरेडी हेल्थ प्रॉब्लम्स है और जो मेडिकेशन पे रह रहे हैं, तो उनको ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो पैथोजन की जो एबिलिटी है उसको रिड्यूस कर देती है। ये मतलब जो भी हमारे रिड्यूस जो भी हमारे पैथोजन इफेक्ट करे, तो उनकी जो भी हम चीज़ें मेडिकेशन लेते हैं तो उनकी एबिलिटी को रिड्यूस कर देती है। ये जो है कॉमनली इसको ब्लैक फंगस भी बोला जाता है, बिकॉज ये जो हमारे नेक्रोस के टिश्यूज़ हैं उनको अफेक्ट करती है और उनको ब्लैक कर देती है। प्रीवियसली इनको जाइगोमाइकोसिस बोला जाता था बिकॉज ये सीरियस थे बट रेयर फंगल इन्फेक्शन थे जो कि बहुत सारे मोल्ड्स के द्वारा होते थे। माइकोरमाइसिटिस बोला जाता था। ये मोल्ड्स जो है एनवायरमेंट में रहते थे, पर्टिकुलरली सॉइल और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में, सच एज लीव्स, कंपोजिट पाइल्स, और यहाँ पे रहते थे। अब एग्जाम्पल्स जो है फंगाई के मेनली मोस्ट ऑफ द जो है माइकोसिस कॉज करते हैं, जैसे राइजोपस स्पीशीज, माइकोर स्पीशीज, तो ये सब हो गए। मोस्ट ऑफ द पीपल जो माइक्रोस्कोपिक फंगल स्पोर्स से कांटेक्ट में आते हैं हर दिन, वो जनरली ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, और जिनका वीकेंड इम्यून सिस्टम होता है उनको भी इफेक्ट करता है। और पर्सन गेट इन्फेक्टेड थ्रू इनहेलेशन, इनकॉल्यूशन और इंजेक्शन ऑफ फंगल स्पोर्स। माइकोरमाइकोसिस जो है ये कंटैगुअस नहीं होते, सो वन कांट गेट इट फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। तो मतलब ये कंटैगुअस नहीं होते, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होते, तो इसलिए इन्फेक्टेड पर्सन से आपको नहीं मिलेगा। और इट कांट स्प्रेड बिटवीन पीपल एंड एनिमल्स के बीच में भी स्प्रेड नहीं होता। अब सिम्टम्स अगर बताएं तो नसल ब्लॉकेड हो जाता है, ठीक है, ब्लैकिश और ब्लडी नसल्स डिस्चार्ज होते हैं, ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो जाता है। प्रिवेंशन की बात करें तो पर्सनल हाइजीन अगर आप मेंटेन करके रखेंगे और ब्लड शुगर का मॉनिटर करते रहेंगे तो उससे प्रिवेंट हो सकता है, तो आपको पता चलता रहेगा कि हमको है या नहीं है। ट्रीटमेंट अगर बताएं तो ये जो है प्रिस्क्रिप्शन एंटी फंगल मेडिसिन आती है उनसे ट्रीट किया जाता है, यूजुअली एम्फोटेरिसिन बी, पोसाकोनजोल, और इन सब से ट्रीट किया जाता है। ऑफन माइकोमाइकोसिस जो है उसके लिए सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है टू कट अवे द इन्फेक्टेड टिश्यू। ओके, अब अदर टाइप्स ऑफ फंगल इन्फेक्शन की बात करें तो वाइट फंगस और कैंडिकिस जो है वो कैंडिडा से कॉज होता है। व्हेन फंगस जो भी प्राइवेट पार्ट को अगर अटैक करते हैं तो वहाँ पे वाइट कलर का डिस्चार्ज होता है, तो उसको बोलते हैं वाइट फंगस। येलो फंगस जो होते हैं, येलो कलर का पस निकलता है, दैट फॉर्म्ड इन एरिया बाउंडेड बाय फंगस, जिसको येलो फंगस बोलते हैं। फिर एस्परगिलोसिस जो है वो एक एस्परगिलियस जो है वो उससे कॉज्ड होता है। अब आते हैं फंगाई। फंगाई मैंने आपको पढ़ा दिया पहले भी। फंगाई जो है यूकैरियोट्स है। यूकैरियोट्स वो होते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जहाँ पे सेल जो है बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस को कंटेन करता है। यूकैरियोट्स वो है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता वो चीज़। तो फंगाई जो है यूकैरियोट्स है और रिस्पॉन्सिबल है जो हमारी एनवायरमेंट के थ्रू डिकम्पोजिशन और न्यूट्रिशन साइकिल है उसको मेनटेन करने के लिए, ठीक है। फंगाई जो है वो सेपरेट किंगडम की तरह क्लासीफाई हुआ है एज अ पार्ट अलॉन्ग विथ अदर यूकैरियोट्स किंगडम। और कॉमन एग्जांपल्स जो है वो ईस्ट, रस्ट, ट्रफल्स, मोल्स, माइल्ड्यूस और मशरूम्स। अब फंगाई के बारे में कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम जान लेते हैं। तो फंगाई के फीचर्स अगर बात करें तो ये जो है एनवायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे मॉइस्ट और ह्यूमिड एनवायरमेंट रहता है, जहाँ पे पानी बहुत होता है, तो वहाँ पे ग्रीन कलर का नीचे जम जाता है, तो उसको हम काई बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फंगाई। और ये बिना लाइट के थ्रू जो है ग्रो कर सकते हैं। कुछ फंगाई जो होते हैं सिंगल सेलुलर होते हैं, कुछ फंगाई मल्टी सेलुलर होते हैं, और सिंगल सेल फंगाई को हम ईस्ट बोलते हैं। कुछ फंगाई जो है ऑल्टरनेटिव होते हैं, दोनों के बीच में होते हैं डिपेंडिंग ऑन किस स्टेज में वो फॉर्म हो रहे हैं। अब सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल वॉल्स जो है फंगाई का वो चिटिन और पॉलीसेकेराइड से बना होता है। ये इनकी जो बॉडीज़ होती है मल्टी सेलुलर फंगाई की वो सेल से बनी होती है जो कि एक दूसरे के साथ रो में जुड़े होते हैं, और हर इंडिविजुअल ब्रांच स्ट्रक्चर जो है उसको हाइफा कहा जाता है। मोस्ट ऑफन अगर बात करें तो इंडिविजुअल सेल्स जो है हाइफी में है राइट नेक्स्ट टू ईच अदर सेट होते हैं, उनको कंटिन्यूअस लाइन बोला जाता है नोन एज सीनियोसाइटिक हाइफेई। अदर हैव सेप्टेई और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफेई। अब न्यूट्रिशन की बात करें तो मोस्ट फंगाई जो है वो सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को ऑब्जॉर्व करते हैं जो भी डेड सबस्ट्रेट से निकलता है, उनको सेप्रोफाइट्स बोला जाता है, हेंस इनको सेप्रोफाइट्स भी बोला जाता है। अगर फंगस जो है
वो अपना जो फूड है वो डिराइव्स करे अ लाइव होस्ट विदाउट हार्मिंग इट, देन इट इज़ कॉल्ड सिम्बायोटिक एंड म्यूचुअलिस्टिक, क्योंकि दोनों को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। लाइकेंस और माइकोरिया हो गए, और कुछ फंगाई जो है पैरासाइटिक होते हैं, वो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को इन्फेक्ट करते हैं। अब रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो दो टाइप से रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, जो कि मैंने पढ़ा है। तो फंगाई जो है कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन बडिंग, फ्रेगमेंटेशन मेथड से, बडिंग मेथड से स्पोर्स को प्रोड्यूस करके, और सेक्सुअली विथ हेमोथेलिक और हेट्रोथेलिक माइसीलिया। जब व्हेन बोथ मेटिंग टाइप्स आर प्रेजेंट इन द सेम माइसेलियम, अगर दोनों जो है प्रेजेंट हो तो उसको होमोथेलिक बोला जाता है और सेल्फ फर्टाइल बोला जाता है। अब अगर तो डिफरेंट हो तो उनको जो है हमारा हेट्रोथेलिक माइसेलिया बोला जाता है। अब एप्लीकेशन बताएं तो फूड इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं कि ईस्ट बेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। मेडिकेशन की बात करें तो एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन, सेफ्लोस्पोरिन एज वेल एज ड्रग साइक्लोस्पोरिन जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है फंगाई के द्वारा। पेस्ट कंट्रोल की बात करें तो ये जो है हमारे हार्मफुल जो प्लांट पैथोजन होते हैं उनको सप्रेस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब जो है कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारे 5 किंगडम्स के जो इंपॉर्टेंट है हम वो पढ़ लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक अगर बताएं तो हमारे 5 टाइप के जो किंगडम है वो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटेई, एनिमिलिया। जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो बायोलॉजी का जो पार्ट है, जब साइंस का जो पार्ट बायोलॉजी का पढ़ेंगे तो उसमें आपको सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ही पढ़ने पड़ेंगे हमारे 5 किंगडम के बारे में। हमारे 5 किंगडम कौन कौन से हैं हम पहले वो याद कर लेते हैं। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटेई, एनिमिलिया। ठीक है। अब सेल टाइप्स की बात करें तो मोनेरा जो है वो हमारे प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है, और बाकी सारे जो हैं हमारे यूकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स हो गए, समझ में आया। फिर सेल वॉल की बताएं तो मोनेरा जो है नैनो सेलुलोसिक है, पॉलीसेकेराइड अमीनो एसिड से बना है। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इज सम, ठीक है, और फंगाई में प्रेजेंट विद इन चिटिन के अंदर प्रेजेंट होता है। प्लांटेई में प्रेजेंट सेलुलोज, और एनिमिलिया में एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो मोनेरा में एब्सेंट होता है पर बाकी सब में प्रेजेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मोनेरा जो है सेलुलर होता है, प्रोटिस्टा सेलुलर होता है। फंगाई जो है मल्टी सेलुलर होते हैं और टिश्यू को लूज करते हैं। प्लांटेई जो है टिश्यू और ऑर्गन होते हैं, और एनिमिलिया भी टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम होते हैं। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोनेरा जो है ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कीमोसिंथेसिस और फोटोसिंथेटिक करते हैं, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक में सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। प्रोटिस्टा की अगर बात करें तो वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। फंगाई की बात करें तो हेट्रोट्रॉपिक, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइट्स होते हैं। प्लांटेई की बात करें तो ऑटोट्रॉपिक और फोटोसिंथेटिक होते हैं, और एनिमिला की बात करें तो हेट्रोट्रॉपिक, होलोजोइक और सेप्रोफाइटिक एटसेट्रा। ठीक है। तो दीज आर द 5 किंगडम्स जो कि इंपॉर्टेंट है आपको याद करना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटेई एंड एनिमिला। ठीक है। तो ये हो गया माइकोमाइकोसिस। नाउ लेट्स कम टू कोरोना वायरस म्यूटेशन। ठीक है। अब म्यूटेशन ये भी मैंने आपको PT 365 का अपडेटेड पार्ट जो आया था उसमें मैंने पढ़ाया है। तो WHO ने अभी न्यू कोरोना वायरस स्ट्रेन जो है वो उसको डेजिग्नेट किया है कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न एज नेम्ड इज ओमिक्रॉन दिया है। ठीक है। अब मोर ऑन न्यूज़ की बताएं तो वेरिएंट जो है B1529 जो है ये पहली बार रिपोर्ट हुआ था साउथ अफ्रीका में, और इसको डेल्टा वायरस से ज़्यादा डेंजरस कंसीडर किया गया था। ये जो है बहुत सारे म्यूटेशन से मिलकर बना था, बहुत सारे म्यूटेशन होते हैं, चेंजेस होते हैं, उनसे मिलकर बना था, और ये हमारे वैक्सीनेटेड पीपल को भी इफेक्ट कर रहा था। अब वायरस म्यूटेशन की अगर बात करें तो वायरस जो है वो लिविंग थिंग्स है, ठीक है। लिविंग थिंग्स की तरह वो भी म्यूटेशन होता है, जैसे हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं वैसे वायरस में भी म्यूटेशन होता है थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। म्यूटेशन जो है कि उनके जैसे हमारे जीन्स में कोई चेंज आए तो हम बोलते हैं कि म्यूटेशन हो गया, तो वैसे वायरस के जीन्स में कोई चेंज होता है, कुछ चेंज होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज या लार्ज अमाउंट ऑफ चेंज, तो उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। इसके कारण क्या होता है, हमारा वायरस अनस्टेबल हो जाता है और बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है। एट टाइम्स जो है म्यूटेशन जो है बहुत सारे चेंजेस हमारे वायरस के स्ट्रक्चर में ला देते हैं। इसके कारण जो है हम वायरस को हमको डिटेक्ट करने में डिफ़िकल्टी होती है कि हमारा वायरस जो है पहले से अलग है या नहीं है। जब भी न्यू वेरिएंट जो है फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट शो करता है ओरिजिनल वायरस से, एंड वो पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम न्यू स्ट्रेन बोलते हैं ऑफ अ वायरस। स्ट्रेन जो है वो डिफरेंटली बिहेव करता है फ्रॉम इट्स पेरेंट वायरस। तो सारे स्ट्रेन्स जो है वो वेरिएंट्स हो सकते हैं, बट सारे वेरिएंट जो है वो स्ट्रेन नहीं हो सकते। ओके। अब आगे बात बताएं तो जैसे कि हमारे स्ट्रेन और वेरिएंट की बात करें तो पेरेंटल स्ट्रेन है, जहाँ पे RNA में म्यूटेशन हुआ तो ये वेरिएंट बना, फिर उसके बाद न्यू स्ट्रेन बन गया, चेंज इन RNA, और वायरस का बिहेवियर भी चेंज हो गया। अब WHO ने क्लासिफिकेशन किया है कोविड-19 वेरिएंट का। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न की बात करें तो ये एक वेरिएंट है जो कि ट्रांसमिसिबिलिटी
मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और बहुत ज़्यादा जो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस है वो रिड्यूस हो जाती है, तो उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोलते हैं। जैसे कि अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा वेरिएंट्स जो हैं इसी के अंदर आते हैं। फिर वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो ये वेरिएंट है जिसकी जेनेटिक कैपेबिलिटी जो कि हमारे वायरस की कैरेक्टरिस्टिक को इफेक्ट करती है, सच एज डिसीज सीवियरिटी, इम्यून एस्केप, ट्रांसमिसिबिलिटी, डायग्नोस एस्केप और कॉन्सिक्वेंशियल वॉल्यूम जो है कम्युनिटी ट्रांसमिशन में चेंज करते हैं, जैसे एटा, लोटा, कप्पा, लंबड़ा जो कि इसके अंदर आते हैं। फिर वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग की बात करें तो ये वेरिएंट है जो जहाँ पे जेनेटिक चेंजेस होते हैं जो हमारे वायरस की कैरेक्टरिस्टिक को अफेक्ट करते हैं और सस्पेक्ट करते हैं, बट एविडेंस जो है फेनोटाइपिक और वो जो है वो अनक्लियर रहता है, और ये हमारे फ्यूचर रिस्क को पोज करते हैं। अब WHO ने कुछ लेबल अनाउंस किए हैं SARS-CoV-2 के लिए। तो WHO ने कुछ सिंपल ईजी टू रिमेंबर कुछ वो किया है, जैसे कि अल्फ़ा हो गया, ये लेबल्स है। तो अल्फ़ा हो गया तो यूनाइटेड किंगडम में सबसे पहले हमको मिला, फिर बीटा साउथ अफ्रीका में मिला, गामा ब्राज़ील में मिला, डेल्टा जो है इंडिया में मिला, ओमिक्रॉन जो है साउथ अफ्रीका में मिला। अब अदर कोविड रिलेटेड न्यूज़ डेवलपमेंट की बात करें तो ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग एवियन इन्फ्लुएंजा, तो ये जो है एक रिसर्च टीम ने अभी फाउंड किया है कि जो भी न्यू कोविड का स्ट्रेन आया है तो साइप्रस, और उन्होंने शेयर किया है फाइंडिंग। तो अबाउट GISAID के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो ये 2008 में लॉन्च हुआ था। ये इनिशिएटिव है जो हमारे सारे इन्फ्लुएंजा वायरस है और कोरोना वायरस कॉज जो भी है उनके 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 जो डेटाज हैं उनको शेयर करेगा पूरे वर्ल्ड में। डेटा इंक्लूड्स जेनेटिक सीक्वेंस, रिलेटेड क्लिनिकल, एपिडोमोलॉजिकल जो डेटा है वो शेयर करेंगे, और ज्योग्राफिकल एज वेल एज स्पीशीज स्पेसिफिक डेटा भी शेयर करेंगे। फिर ग्लोबल कोवैक्स अलायंस की बात करें तो रिसेंटली पंजाब कैबिनेट ने डिसाइड किया कि वो ज्वाइन करेंगे ग्लोबल कोवैक्स अलायंस को, जो कि पहला इंडिया का स्टेट है जो ये करेगा वैक्सीन शॉर्टेज के लिए। अब कोवैक्स अलायंस है क्या? कोवैक्स शॉर्ट फॉर्म कोविड वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस का शॉर्ट फॉर्म है। ये वर्ल्ड वाइड इनिशिएटिव है जो कि सेपी ने लिया है, कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, गावी एंड WHO ने मिलकर लिया है विथ यूनिसेफ। ये कोऑर्डिनेट करेंगे इंटरनेशनल रिसोर्सेज के साथ कि जो भी हमारा कोविड-19 के लिए वैक्सीन है वो इक्विटेबल एक्सेस हो पाए, ट्रीटमेंट और वैक्सीन जो भी टेस्ट है। फिर कोवैक्स नो फॉल्ट कंपनसेशन प्रोग्राम, ये नो फॉल्ट कंपनसेशन प्रोग्राम जो है ये वर्ल्ड का पहला और ओनली इंटरनेशनल वैक्सीन है इंजरी कंपनसेशन प्रोग्राम है। ये जो है फेयर नो फॉल्ट लमसम कंपनसेशन प्रोवाइड करता है उन एलिजिबल इंडिविजुअल्स को जो कोविड-19 वैक्सीन को रिसीव करने के बाद एडवर्स सीरियस हो रहे हैं उनके लिए, और कोविक्स फैसिलिटीज़ वो करते हैं। ये हेल्प करते हैं कि हमारी जो कोविड-19 वैक्सीन है वो डिलीवर सेफ हो सके, इफेक्टिव हो सके, जो भी हाई रिस्क और वल्नरेबल पॉपुलेशन है हर कंट्रीज़ में। फिर आते हैं ग्लोबल हब फॉर पैंडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस। तो WHO और जर्मनी ने ग्लोबल हब इस्टेब्लिश किया है फॉर पैंडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस के लिए एज अ पार्ट ऑफ WHO हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम। हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम जो है वो 2016 में इस्टेब्लिश किया गया था। जो भी हेल्थ इमरजेंसी से मतलब जो भी हमारी हेल्थ से रिलेटेड इमरजेंसी है उनको ट्रीट करने के लिए जो भी डिसीज़ कॉज कर रहे हैं, ये हब जो है वो बहुत सारे शेयर्ड नेटवर्क क्रिएट करेगा जो कि मल्टी सेक्टोरल डेटा को कलेक्ट करेंगे और वहाँ पे इनोवेशन डेटा जो ड्राइव इनोवेशन डेटा एनालिटिक्स में इनोवेशन करेंगे टू प्रेडिक्ट, प्रिवेंट, डिटेक्ट, प्रिपेयर और रिस्पॉन्ड टू वर्ल्ड वाइड हेल्थ थ्रेट्स। ठीक है, ये ग्लोबल वार्निंग सर्विलेंस सिस्टम की तरह वर्क करेंगे, हमारे उसको स्ट्रेंथन करेंगे। फिर WHO सॉलिडेरिटी क्लिनिकल ट्रायल फॉर कोविड-19, इंडिया ने अभी नेक्स्ट फेज जो है वो रोल आउट किया है WHO सॉलिडेरिटी ट्रायल का, सॉलिडेरिटी प्लस, जिसका एम है कि हमारी जो न्यू ड्रग्स की इफेक्टिवनेस है उसको बढ़ाना है कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए। इंडिया जो है अमंग 52 कंट्रीज है में से एक है जिन्होंने WHO सॉलिडेरिटी प्लस ट्रायल में पार्ट लिया है और WHO इनिशिएट किया था सॉलिडेरिटी ट्रायल। इंडिया ट्रायल जो है कि वो 2 ड्रग्स को स्टडी करेंगे, इमैटिनिब और इन्फ्लिक्सिमिब। इमैटिनिब जो है वो कैंसर, जो सर्टेन टाइप के कैंसर होते हैं उनसे ट्रीट करता है, और इन्फ्लिक्सिमैब जो है वो इम्यून सिस्टम को, जो भी हमारी डिसीज़ है इम्यून सिस्टम से, उनसे डील करता है। फिर इंडिया SARS-CoV-2 जीनोम कंसोर्टियम, तो ये न्यूज़ में इसलिए कि अभी जो है कोविड-19 के इन्फेक्शन जो है बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुए हैं, तो इन्होंने प्रायोरिटाइज़ किया है डेवलपिंग और एक्सपैंड जो SARS-CoV-2 स्वेविस सर्विलेंस प्रोग्राम है उसको डेवलप करना, उसको एक्सपैंड करना। ये जॉइंट इनिशिएटिव है यूनियन मिनिस्टर हेल्थ का, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का और CSIR का और ICMR का। ये एक कंसोर्टियम है, बहुत सारे नेशनल लेबोरेटरीज़ को मिला के बना है जो कि हमारे जीनोम वेरिएशन से हमारे SARS-CoV
SARS-CoV-2 में उसको मेजर करेंगे, मॉनिटर करेंगे। ये नेटवर्क जो है होल जीनोम सीक्वेंसिंग करेगा SARS-CoV-2 वायरस का अक्रॉस द नेशन। फिर न्यू कोव की बात करें तो ये न्यू काइंड का कोरोना वायरस है, न्यू कोव, जो कि साउथ अफ्रीका में मिला है। ये 85% सिमिलैरिटी है कि वो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के जैसा है, मर्स के जैसा है, मर्स कोव के जैसा है, जो कि हमारे जीनोम सीक्वेंस में एंटर करता है, सेल्स में एंटर करता है बिया DPP4 रिसेप्टर। अब मर्स कोव जो है ये वायरल डिसीज़ है जो हमारे पहली बार आइडेंटिफाई की गई थी साउथ अरेबिया में 2012 में। ठीक है, तो न्यू कोव जो है ये SARS-CoV-2 नहीं है। न्यू कोव जो है बैट कोरोना वायरस है जो कि आइडेंटिफाई हुआ है 2011 में। ये जो है बैट से होता है, नोन एज न्यूरोमिसिया। न्यू कोव जो है ACE2 रिसेप्टर यूज़ करते हैं बैट्स का, बट दे कांट यूज़ ह्यूमन ACE2 रिसेप्टर्स अनलेस अ न्यू म्यूटेशन अकर। फिर आते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी जो है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ यूज़ करेंगे। तो मोनोक्लोनल मतलब सिंगल एंटीबॉडीज़ जो टू स्पेसिफिकली टारगेट सेल्स को टारगेट करने के लिए। ये सजेस्ट किया है कि कोविड-19 जो है हाई रिस्क पेशेंट है उनके लिए यूज़ किया जाए। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती है, आर्टिफिशियली ये लैब में क्रिएट की जाती है और सिमिलर उन एंटीबॉडीज़ के लिए सिमिलर उन्हीं एंटीबॉडीज़ की तरह होती है जो नेचुरली हमारे इम्यून सिस्टम में होती है, क्रिएट की जाती है। एंटीबॉडीज़ जो है इम्यूनोग्लोबिन बोला जाता है उनको, और ये प्रोटेक्टिव प्रोटीन होती है जो हमारे इम्यून सिस्टम को के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है कोई भी फॉरेन एंटीजन अगर हमारे बॉडी को इफेक्ट कर रहा है तो। अब सिसिरविव और इमडेविमैब जो है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं जो स्पेसिफिकली डायरेक्ट की गई हैं अगेंस्ट स्पाइक प्रोटीन ऑफ SARS-CoV-2। ठीक है, वो ब्लॉक करेंगे हमारे वायरस को और एंट्री करेंगे हमारे ह्यूमन सेल्स में। अर्लियर ऑल्सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है यूज़ किया गया था वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, जैसे इबोला हो गया और HIV वायरस हो गया। फिर आते हैं 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है उन्होंने अप्रूव किया कि एंटी कोविड ओरल ड्रग 2DG जो है उसको डेवलप किया जाएगा। कौन डेवलप करेगा, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन और अलाइड सर्विसेज जो है डेवलप करेंगे। ये एक्यूमुलेट होगा वायरस इन्फेक्टेड सेल्स में और प्रिवेंट करेगा वायरस के ग्रोथ को बाय स्टॉपिंग देयर सिंथेसिस। ये बेसिक मैकेनिज्म है ड्रग का जो कि ग्लाइकोसिस इन्वॉल्व किया है, वन ऑफ द वे जहाँ पे सेल्स जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं ग्लूकोज फ्रॉम एनर्जी। ये जो है फास्टर रिकवरी करेगा हॉस्पिटलाइज पेशेंट का और रिड्यूस करेगा सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिपेंडेंस। फिर आते हैं कॉर्बेवैक्स वैक्सीन। तो ये क्या है, कॉर्बेवैक्स वैक्सीन जो है ये एक रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्लेटफॉर्म पे बेस्ड ऑन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, जो कि हमारे प्रोटीन जो है स्पाइक प्रोटीन है उनको क्लोन करेगा, उनको क्रिएट करेगा इन अ लैब और सेटिंग थ्रू बायो प्रोसेसिंग। फॉर एग्जांपल एस्टीरिया कोलाई जो है एज अ होस्ट फॉर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स ऑफर बेनिफिट्स ऑफ लो कॉस्ट वेल नोन बायोकेमिस्ट्री एंड जेनेटिक्स। ठीक है, ये क्या है, बेनिफिट ऑफर करेगा कि ये लो प्राइस होगा, ईजी होगा हमारे इसके प्रोडक्शन के लिए एज कम्पेयर टू अदर वैक्सीन्स। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी जो है ये क्या होती है, ये हमारे जीन्स को अलाउ करती है कि ये डिफरेंट रीजन्स जो है डिफरेंट स्पीशीज़ जो है हमारे प्लांट के फ्रॉम एनिमल टू प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू हायर ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ट्रांसफ़र कर पाए। रिकॉम्बिनेंट सब यूनिट वैक्सीन जो है वो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को कॉज करेंगी, जो भी हमारे ह्यूमन बॉडी के वो डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाए जो हमारा पैथोजन है, हमारे पैथोजन बॉडी को इन्फेक्ट किया है उसमें डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाए। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ये अप्लाई किया जाएगा इन वैक्सीन्स को डेवलप करने के लिए, और ये हमारी बॉडी को एक्सपोज करेंगे कि प्रोटीन डेवलप करे जो भी हमारा वायरस और बैक्टीरिया है टू प्रोटीन, जो भी प्रोटीन मेड कर रहे हैं, और ऑफन मेड बाय यूजिंग वीकेंड और इनएक्टिव वर्जन ऑफ दैट वायरस और बैक्टीरिया। फिर आते हैं इंट्रानसल कोविड वैक्सीन BBV154। ये डेवलप किया है भारत बायोटेक ने। ये नोवल एडिनो वायरस वेक्टर्ड वैक्सीन है। एडिनो वायरस जो है वो कॉमन वायरस होते हैं जो कि बहुत सारी डिसीज़ हमको कॉज करते हैं। ठीक है, एडिनो वायरस जो है डबल स्ट्रैंडेड DNA जीनोम से बने होते हैं, और वायरस के कौन सी फैमिली, जो एडिनो वायरेडे फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब बेनिफिट है, अदर वैक्सीन जो है सिर्फ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं, बट इंट्रानसल जो वैक्सीन है वो एंटीबॉडीज़ एज वेल एज जो ट्रांसमिशन का रिस्क है उसको भी रिड्यूस करेंगे। ईजी डिलीवरी होगी, एडिशनल इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो बढ़ाएंगे, और ओनली स्मॉल वॉल्यूम टिपिकली 0.1 ml ही बस ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। फिर ACE2 प्रोटीन जो है ह्यूमंस में मिलता है इस वेयर जहाँ पे कोरोना वायरस लचेस ऑन टू इन ऑर्डर टू एंटर द सेल। हाउएवर ये जो है प्लांट ग्रोन प्रोटीन भी बोला जाता है और मैन्युफैक्चर किया जाता है जो हमारे पेटेंटेड प्लांट है उनसे। रिसर्चर्स जो है वर्क कर रहे हैं कि वो च्युइंग गम लेस्ड विद ACE2 प्रोटीन जो है वो डेवलप करेंगे, क्रिएट करेंगे, जो कि हमारे
वायरस को ट्रैप करने के लिए हेल्प करेगा और अल्टीमेटली ट्रांसमिशन भी रिड्यूस करेगा। फिर आते हैं स्पॉट स्केलेबल एंड पोर्टेबल टेस्टिंग। तो यूएस साइंटिस्ट ने अभी डेवलप किया है न्यू स्पॉट सिस्टम जो कोविड-19 को डिटेक्ट करेंगे फ्रॉम सलाइवा सैम्पल्स। तो ये जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लूप मीडिएटेड आइसोथर्मल एम्पलीफिकेशन यूज़ करेंगे, वन स्टेप न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन मेथड। इनके लिए कोई कॉम्प्लेक्स मशीनरी की ज़रूरत नहीं है, एक्सपर्टीज़ की। ये जो है ज़्यादा जल्दी वर्क करते हैं और मोर एक्यूरेट होते हैं। ओनली डिफरेंस जो इनमें है कि आरटी लैम्प जो है वो 4 टाइप के लैम्प प्राइमर्स यूज़ करता है। प्राइमर्स जो है ये शॉर्ट फ्रेगमेंट होते हैं न्यूक्लिक एसिड के, तो उनको हम प्राइमर्स बोलते हैं। फिर एलिसा टेस्ट भी मैंने आपको पढ़ाया है। तो एलिसा क्या है, एक लेबल इम्यूनो एसी जो है जो कि हमारे इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट जो है वो बहुत सेंसिटिव होते हैं और ये यूज़ किस लिए किया जाता है कि हमारा जो सब्सटेंस है एंटीबायोटिक्स, एंटीजन, प्रोटीन्स, इन सबको डिटेक्ट और क्वांटिफाई करने के लिए। रिसेंटली ये स्टार्टअप जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने फंड किया है कि ये पहली काइंड की सेमी क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोकेमिकल एलिसा टेस्ट जो है वो डेवलप किया है। दैट वुड जो कि हेल्प करेगा कि हमारे जो कोविड-19 है उसके लिए बहुत सारी एंटीबॉडीज़ जो है एक्यूरेट एस्टिमेशन कर सकें उनका और रैपिड उनको डेवलप कर सकें। फिर जीवन वायु की बात करें, ये इंडिया का लो कॉस्ट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सीपीएपी डिवाइस है जो कि आईआईटी रोपर ने डेवलप किया है। सीपीएपी मतलब कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवेज प्रेशर। ये एक ट्रीटमेंट मेथड है जो पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है, जैसे कि स्लीप एपिना है। ये फंक्शन करेगा बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी, और ये बोथ काइंड्स ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट, O2 सिलेंडर्स वगैरह सारी चीज़ों की तरह अडॉप्ट हो सकता है। फिर प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया, तो ये हमारे स्टेक होल्डर्स को इनेबल करेगा कि जो भी हमारे कंट्रीज़ की एबिलिटी है कि मेडिकल ऑक्सीजन की जितनी भी डिमांड है उसको फुलफिल करेगा। अंडर दिस इस प्रोजेक्ट के अंदर नेशनल कंसोर्टियम ऑफ ऑक्सीजन जो है इज़ एनेबलिंग द नेशनल लेवल सप्लाई ऑफ क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स सच एज जियोलिस, सेटिंग अप ऑफ स्मॉल ऑक्सीजन प्लांट, ये सब चीज़ें होंगी। और ये लॉन्च किसने किया, ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल एडवाइजर साइंटिफिक एडवाइजर ने। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो है वो एडवाइस करते हैं पीएम को और कैबिनेट को ऑन मैटर्स रिलेटेड टू साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। फिर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की बात करें तो मेडिकल ऑक्सीजन मतलब हाई प्योरिटी ऑक्सीजन, ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन मतलब होता है कि हाई प्योरिटी ऑक्सीजन जो कि हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में यूज़ किया जाता है बहुत सारी इलनेस को ट्रीट करने के लिए, जो भी ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल जो है कम कर देते हैं। इट जनरली इसमें क्या होता है कि मिनिमम जो है 90% ऑक्सीजन होता है और 5% नाइट्रोजन और 5% अर्गन होता है, ठीक है। तो 90% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, 5% नाइट्रोजन होता है और 5% अर्गन होता है। और ये एक वे है हाउ दिस ऑक्सीजन कैन बी सप्लाइड इज़ थ्रू लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। अब लिक्विफिकेशन की अगर बात करें तो मतलब यही होता है कि बहुत स्टोरेज जो है लार्जर वॉल्यूम्स में और ईजियर ट्रांसपोर्टेशन कर पाए। मोस्ट कॉमन मेथड है एलएमओ को प्रोड्यूस करने का कि हमको ऑक्सीजन को सेपरेट करना है, इज़ व्हाट इज़ नोन एज एयर सेपरेशन यूनिट, एएसयू से। एएसयू जो है एक मेथड यूज़ करता है जिसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड बोलते हैं, जहाँ पे हम प्योर ऑक्सीजन को अलग करते हैं एटमॉस्फेरिक एयर से। इन दिस मेथड गैसेज जो है एयर से सेपरेट की जाती है इन वेरियस कंपोनेंट आफ्टर कूलिंग देम इनटू लिक्विड स्टेट एंड देन लिक्विड ऑक्सीजन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। फिर आते हैं प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट, तो पीएसए। रिसेंटली पीएम ने डेडिकेट किया है कि 35 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट जो है वो स्टेब्लिश करेंगे अंडर पीएम केयर्स अक्रॉस 35 स्टेट और यूटी। पीएम ने ये भी बोला है कि सारे डिस्ट्रिक्ट जो है वो पीएसए ऑक्सीजन प्लांट जो है अब कमीशन करेंगे। पीएसए जो है एड्सॉर्प्शन डिसॉर्प्शन साइकिल है जो कि जो सॉर्बेंट्स के ड्रॉप होते हैं उनसे ड्रिवन है, कैरिंग कैपेसिटी और प्रेशर डिक्रीज करके। पीएसए ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट जो है वो सोर्स है मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन का। इन दीज प्लांट्स क्या करेंगे, एम्बिएंट एयर जो है वो पास होगी थ्रू इंटरनल फिल्ट्रेशन सिस्टम जो कि जिसका बहुत ज़्यादा टोटल सरफेस एरिया होगा, और वो सेपरेट करेंगे नाइट्रोजन को एयर से और कंसनट्रेट करेंगे जो भी रिमेनिंग ऑक्सीजन होगा उसको कंसनट्रेट करेंगे टू नॉन प्योरिटी। फिर नेशनल ऑक्सीजन स्टीवर्डशिप प्रोग्राम, यूनियन गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया है इनिशिएटिव। जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं कि जो भी मेडिकल ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उनको ट्रीट करने के लिए कि वेस्टेज कम हो, तो इसलिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। एज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम एटलीस्ट 1 ऑक्सीजन स्टीवर्ड जो है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसको ट्रेन किया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट में अक्रॉस द कंट्री।
ये ट्रेन प्रोफेशनल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कि जो भी हमारे ऑक्सीजन थेरेपी और मैनेजमेंट स्टाफ है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे इन देयर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट, और इनको जो है सपोर्ट किया जाएगा बाय ऑडिट ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी और प्रिपेयर्डनेस फॉर अ सर्च सिनेरियो। फिर आते हैं आई ड्रोन, ICMR ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच ऑफ फॉर नॉर्थ ईस्ट। तो ये एक डिलीवरी मॉडल है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है वैक्सीन डिलीवरी को प्रमोट करने के लिए। जो भी हमारे ट्रेन्स, जो हमारे हार्ड ट्रेन्स है वहाँ पे आई ड्रोन जो है वो बहुत सारे चैलेंजेस को ओवरकम करेगा बाय डेवलपिंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स ड्रोन्स टू रिमोट एरियाज। करंटली ये प्रोजेक्ट जो है परमिशन ग्रांट किया गया है मणिपुर, नागालैंड एज वेल एज अंडमान एंड निकोबार में। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ कोविड वाला पार्ट। आई विल स्टार्ट विथ एंटी डोपिंग बिल टुमारो। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं ख़त्म कराऊंगी। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही तो आप प्रीवियस वीडियो जो है PT 365 को वो भी जाके देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ाई हैं जो यहाँ पे दी गई हैं, तो उनको वहाँ भी पढ़ाए हैं पर यहाँ भी अच्छे से ही पढ़ाया है। ठीक है, तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं। और एंटी डोपिंग बिल जो है वो हम कल स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके।